इस राज्य के गठन के बाद आज इस राज्य की सारी राजनीति का क्षेत्र जातिवाद पर केंद्रित हो गया। जब उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं हमें लोक भाषा पे अपना स्वाभिमान भी होना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो लोग सुने उनको भी लोक भाषा की समझ होनी चाहिए। और वो सांस्कृतिक परंपराओं से हटने की का दौर ऐसा चला कि क्षेत्र में जनेऊ उतारो आंदोलन चलने लगे। ये किस तरह का हमारा भोलापन है, ये पर्वतीय लोगों को उस उत्तराखंड राज्य में उस भोलेपन का भी दोहन शुरू हो गया। डॉक्टर शेखर पाठक जी जहाँ कहीं भी होंगे सुन रहे हो तो मेरी स्पष्ट उनको चुनौती है कि एक उदाहरण दे दीजिए कि जिस बागेश्वर के बागनाथ की जगह पर कोई और ध्वनि होना वर्जित है, उस बागनाथ क्षेत्र में पहली बार मुगलों ने ध्वनि कब बजाई। मतलब वो कहते थे मुझसे हल्द्वानी से ऊपर का राज्य बनना चाहिए, ये तराई भावर होकर नहीं आना चाहिए। अगर हल्द्वानी से नीचे आ गए तो पहाड़ खत्म हो जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक लोगों का जो है पैसा कमाना एकमात्र उद्देश्य एकमात्र हो गया, सत्ता के गलियारे में उनकी कोई विचारधारा नहीं है। अगर तुम इतने ही पक्षधर थे, तुम्हें मोदी सरकार बहुत ज़्यादा गलत लग रही थी, तुम्हें लग रहा था बहुत ज़्यादा काम है, हमने इतनी वो हो चुकी कि आपको पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए अवार्ड वापस करने की स्थिति आ गई है, तो सबसे पहले मान्यवर वो धन वापस करते। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं संजीव पंत। धन्यवाद। जैसा कि हमने पूर्व में आपसे कहा था कि हम आप लोगों को मिलवाएंगे पहाड़नामा के इस शो के अंतर्गत ऐसे लोगों को जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे या जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लेकर एक परिकल्पना रखी, जिनके मनोमस्तिष्क में उत्तराखंड राज्य की एक छवि कि कैसा राज्य होना चाहिए और 25 वर्षों में कैसा हमारा राज्य हो गया, ये एक परिकल्पना जिन्होंने रखी थी, जिन्होंने बनाई थी, ऐसे लोगों में से एक हमारे मित्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, रमेश चंद पांडे जी पथिक हमारे साथ हैं आज। मूलतः पहाड़ के वासी हैं, पहाड़ आपके धड़कनों में बसता है। तो मैं चाहूँगा कि पांडे जी अपना एक व्यक्तिगत परिचय खुद देंगे और उसके बाद हम उत्तराखंड के परिवेश में अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मेरा संक्षिप्त परिचय ये है कि वर्तमान में अधिवक्ता के रूप में व्यवसायी होने के अतिरिक्त से पूर्व मैं कुमाऊं मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपूर्ण समय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर चुका हूँ। यह कार्य जो है हमारा सन आपातकाल के बाद से शुरू हुआ और सन 87-88 तक हम निरंतर होल टाइमर के रूप में काम करते रहे। 94 के बाद जाकर मैं व्यवसाय में अपने आ गया। अब रही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही क्षेत्र को हमने उत्तराखंड राज्य में क्यों चुना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से जो है इस राज्य की जो कल्पना थी उसके पीछे मूल जो कारण थे जिसके कारण से ये राज्य की गति पकड़ी, उसको समझने में असुविधा होगी। वो स्थिति क्या थी कि सन 60 के दौरान इस क्षेत्र में जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी गठन ही नहीं हुआ था। जनसंघ वगैरह का एक राजनीतिक रूप से दल के रूप में प्रारंभिक स्तर पर वैचारिक रूप से हल्का फुल्का रहा। जो पंजाब से ये भारत विभाजन के दौरान जो लोग आए थे उन लोगों ने संघ की विचारधारा को आंशिक रूप से यहाँ पर स्वरूप दिया, लेकिन व्यवहार में नहीं थे। धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का वो दौर था, कामरेड पीसी जोशी जी, कामरेड पीसी जोशी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के उस कालखंड में राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे। कामरेड पीसी जोशी मैंने काशीपुर वाले, पीसी जोशी अल्मोड़े वाले थे। अल्मोड़े वाले पीसी जोशी। अच्छा। कामरेड पीसी जोशी है, मेरे अगर यहाँ पीसी जोशी जहाँ तक मुझे पक्का है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। उनके द्वारा इस उत्तराखंड राज्य की के संबंध में उस समय प्रारंभ से ये बातें बोली गई कि ये राज्य अलग होना चाहिए। उससे पूर्व ये हल्की हल्की आवाज़ ये 38-40 के दौरान उठी। क्यों उठी, उसके पीछे भी कारण थे। कारण क्या था कि राष्ट्रीय स्तर पर गोविंद बल्लभ पंत जैसा व्यक्तित्व उभर आया था जो उत्तर प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री बने। यानी कि संपूर्ण इस राज्य इस क्षेत्र की, मैं आज भी कहता हूँ और तब भी हम कहते थे कि उत्तराखंड राज्य जो ये वर्तमान स्वरूप है ये एक प्रशासनिक इकाई है। भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से ये हमारा एक ऐतिहासिक दृष्टि से पूरा बहुत प्राचीन क्षेत्र है।
जिसके लिए हमको अपने ग्रंथों प्राचीन ग्रंथों को पलटना होगा। हर जगह इस राज्य की उस कल्पना आती है जिसमें आपको गंगा जी से लेकर के केदारनाथ जी से लेकर के यहाँ ये गार्गी नदी के तट तक का जी। गार्गी मतलब जिस शहर में हम रह रहे हैं, इस शहर में जो नदी बहती है रानी बाग वाली, हाँ, जिसको वर्तमान में व्यावसायिक कारणों से गोला नदी कह दिया गया है। गोला पत्थर के आता था, गोल पत्थर आता था, उस पत्थर के यहाँ गोला नदी का रूप लोगों ने दे दिया। वास्तव में वो गार्गी नदी है। गार्गी नदी के निकट भी अनेक सन्यासियों ने तपस्या की है। यानी ओवरऑल जो है ये उत्तराखंड का ये क्षेत्र है, ये देवभूमि के रूप में जाने वाला वो क्षेत्र है जहाँ तपस्वी लोग साधना करते थे। उस साधना स्थली में जब गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोग राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आ गए, तब जो है वामपंथियों ने इस राज्य को में क्षेत्रवाद की एक हवा देने का प्रयास उसमें किया। उस क्षेत्रवाद की हवा के चलते चलते धीरे धीरे करके उनको लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में उनकी बात को जनता बल नहीं दे रही है। तब उन्होंने अपने विभिन्न जो संगठन हैं, जो छद्म वेश में लोगों ने कार्य किया, जो वास्तव में वामपंथी लोग थे लेकिन वो अलग अलग रूपों में आए और उन्होंने आकर के इस यहाँ क्षेत्रवाद की एक नई हवा दी। क्षेत्रवाद की जो नई हवा दी, उस हवा के बीच में हमको फिर से ये देखना पड़ेगा कि क्या आज जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी इस राज्य के गठन के श्रेय लेने या उत्थान और विकास के संबंध में आपस में श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। उस समय क्या स्थिति थी? जिस समय सारी स्थिति हुई, उस समय यह राज्य, ये क्षेत्र उत्तराखंड राज्य का जो वर्तमान क्षेत्र है, जिसको पृथक इकाई के रूप में दर्ज कर दिया गया है अब, वह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बृहत राज्य में अछूता राज्य नहीं था, अछूता क्षेत्र नहीं था। चंद्रभान गुप्ता जैसे व्यक्ति ने रानीखेत से विधायकी का चुनाव लड़के के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एच.एन. बहुगुणा जैसा व्यक्तित्व इस राज्य ने इस क्षेत्र से उभर के वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर आए। नारायण तिवारी जैसे व्यक्तित्व आए और गोविंद बल्लभ पंत तो है ही है राष्ट्रीय नाम। मैंने बताया कि गोविंद बल्लभ पंत के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य उदय के साथ ही इस क्षेत्रवाद की नींव यहाँ डाल दी गई वामपंथियों द्वारा। अब इससे उस समय जब ये 60 के दशक के जो जनसंघ का नेतृत्व था वो सहमत नहीं था। अच्छा। तो सहमत होने के बाद धीरे धीरे आपातकाल के बाद 75 में जो आपातकाल लगा, उस आपातकाल के बाद राजनीतिक परिस्थिति बदला। उसमें विभिन्न विचारधारा के लोग एक दूसरे के निकट आए। जेलों में रहते हुए हम लोग उन दिनों किशोर से तरुण स्वयंसेवक की ओर दिशा में अग्रसर थे। पन्नगर विश्वविद्यालय के हम पन्नगर में वहाँ छात्र थे। तो उस कालखंड में ये आया कि ये मतलब जैसे यहाँ से रुद्रपुर जाते थे तो रुद्रपुर में जाने के बाद अलग स्थिति होती थी व्यवहार लोगों का। हल्द्वानी से ऊपर को अलग व्यवहार होता देखने को मिलता था। उस क्रम में धीरे धीरे से हवा जैसी मिली, लेकिन ये लगा कि जो तराई जिसको हम अपना आंगन कहते हैं, उस आंगन की तुलना में पहाड़ में कहीं न कहीं संसाधनों की कमी है, विकास कम हो रहा है। ये सब बातें उस समय धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए जनसंघ के लोगों को समझ में बात आई। उस समय आई कि ये स्थिति है, इसको कुछ हमने ये क्षेत्रवाद की हवा को रोकने के लिए कुछ काम करना चाहिए। उस समय सौभाग्य था हम लोगों का कि सोमन सिंह जीना, गोविंद सिंह बिष्ट, रामदत्त जोशी, गोवर्धन उप्रेती जैसे तमाम दिग्गज राजनीतिक जो थे, जब यहाँ विरोध पक्ष की एक मुखर आवाज़ होती थी जो कांग्रेस के विरोध में थे, उनकी आवाज़ इतनी मुखर थी कि कोई भी वो होता था, ये सब अधिवक्ता लोग थे, इन अधिवक्ताओं की आवाज़ का परिणाम ये था कि जब भी कोई भी घटना होती थी, आज तो इतने संसाधन हैं तब समाचार राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, लेकिन उस कालखंड में कोई भी घटना होती थी तुरंत उनके द्वारा किए जाने वाले कथनों से और यहाँ की स्थानीय जनता के हित में की जाने वाली पैरवी का परिणाम था कि राष्ट्रीय स्तर के अखबार उस समय कवर करने आते थे। बरेली जैसे महानगरों में या काशीपुर, उधम सिंह नगर जनपदों में उस समय राष्ट्रीय अखबारों का इतना प्रसार नहीं होगा जितना अल्मोड़ा में या नैनीताल शहर में या इन जगहों पर उतना आपको रोज़ राष्ट्रीय अखबार पढ़ने वाली होती है। ये इस क्षेत्र का एक राष्ट्रवादी स्वरूप था। अब वो स्वरूप की जब हम वर्तमान में तुलना करते हैं, उस तुलना के साथ हम उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ही रहे हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण देती है कि सोमन सिंह जीना जैसे व्यक्ति ने जब पहली बैठक बुलाई अल्मोड़ा में, जीवन धाम अल्मोड़ा में हमारा एक संघ का विद्यालय हुआ करता था, आज भी है वहाँ पर। उसमें वो कक्षा 8वीं तक का विद्यालय होता था, विवेकानंद स्कूल। विवेकानंद स्कूल में एक बैठक बुलाई क्योंकि यूकेडी वगैरह इनकी गतिविधियाँ ज़्यादा तेज होने लगी, अखबारों में बहुत ज़्यादा ऐसा आने लग गया था
कैसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा क्षेत्रवाद पैदा हो जाएगा। तब जीना साहब वगैरह तय करके उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया। ये महत्वपूर्ण बात है। उत्तरांचल उत्थान परिषद, इस क्षेत्र का उत्थान कैसे हो, ये परिकल्पना थी जो इस राज्य के गठन के पीछे, जो उत्तराखंड राज्य गठित हुआ है उसके पीछे मूल भावना ये थी कि उत्तरांचल का उत्थान कैसे हुए। और वो उत्थान क्या है, ये महत्वपूर्ण शब्द है कि उत्थान को आज का राजनीतिक नेतृत्व कैसे लेता है। और उस समय की जब हम लोग उस बैठक में उपस्थित था, मैं भी उस बैठक में जीना साहब के साथ उपस्थित था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाद में राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी जी उस बैठक में उपस्थित थे, मुझे जहाँ तक इसमें है। और हमारे उसमें संघ के जो क्षेत्र प्रकार से माननीय ओम प्रकाश जी वगैरह कई अच्छे जो जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों ने एक राजनीतिक इकाई के रूप में विचार नहीं किया था। हमने सिर्फ इस क्षेत्र के विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ये विचार करने का तय किया था कि इस क्षेत्र का उत्थान कैसे हुए। अब उत्थान के पीछे का कारण क्या था, उस कारण को हो सकता है कुछ लोग मेरी अति धार्मिक दृष्टि से भावना के हैं, लेकिन उसके पीछे मुख्य कारण यह था कि मेरे जैसे युवा कहिए या आज भी दूरस्थ गांव में बहुत ज़्यादा है। उस समय ईसाई मिशनरियों का मतलब 70 से पहले इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का काफ़ी काम था। और ये काम ज़्यादा हुआ 55 से लेकर के 70 के बीच में ज़्यादा था। उनका काम क्या था कि हमारे क्षेत्र में खास तौर से स्वर्ण जाति के ब्राह्मण परिवार के युवकों को अपने साथ ले जाते थे शिक्षा की दृष्टि से। शिक्षा की दृष्टि से केरल जैसे राज्यों में विभिन्न जगहों में ले गए, उनको शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद वही लोग इस क्षेत्र में उनके विभिन्न पदों में, जैसे फादर का पद कीजिए, जो भी पद उनके क्षेत्र में प्रचारक के रूप में उनके ईसाई धर्म के प्रसार करने की दृष्टि से इस क्षेत्र में आने लगे। आने लगने का परिणाम क्या हुआ कि जैसे हम जैसे लोग जो पर्वतीय क्षेत्र के उन गांवों से लोग थे, उन गांवों से ताल्लुक़ रखते थे जिनके पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से पृष्ठभूमि कमज़ोर रही, या बौद्धिक रूप से भले ही सक्षम रहे हो लेकिन आर्थिक रूप से पृष्ठभूमि कमज़ोर रही, या शिक्षा दिशा में सक्षम न हो, तो ऐसे युवकों को उन लोगों ने अपने प्रभाव में लेना शुरू किया। और वो प्रभाव में इस तरह से लेते थे कि मतलब सब तरह की सुविधा देती, धीरे धीरे करके उनको लगता था कि यार हम टीका पिठिया लगाते हैं, ये लगाते हैं। मूल मोटिव रहता था कि हम अपने सांस्कृतिक परंपराओं से हटें। और वो सांस्कृतिक परंपराओं से हटने का दौर ऐसा चला जिसको आज के लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा जो अपना गांव था, मेरे अपने गांव में भी वामपंथी लॉबी और ये इनके गठजोड़ हैं, जो आज ये कहना चाहिए पश्चिमी देशों की जो ये ईसाई मिशनें आती हैं, इनके गठजोड़ का परिणाम ये हुआ कि इस क्षेत्र में जनेऊ उतारो आंदोलन चलने लग गया। अच्छा। हाँ, इस बात के लोगों को आज अंदाज़ा नहीं होगा कि ये इस तरह की गतिविधियाँ उस दौरान इस क्षेत्र में उभर आई थी। और उसके कारण से हमारे रक्त में वेद परंपरा से जुड़ाव रहा है। उसका परिणाम यह है कि हम लोग संघ के दिशा में आकर्षित हुए, और संघ की दिशा में आकर्षित होते धीरे धीरे हम लोगों ने इस क्षेत्र में होल टाइमर के रूप में काम करना तय किया। जिस समय हम लोग होल टाइमर बने, अब उसमें आप इसको राजनीतिक प्रतिष्ठा का न समझें, लेकिन उस समय जो हमारे निशंक जी हैं, निशंक जी शिशु मंदिर में हुआ करते थे। त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी, ये सब हमारे साथ प्रचारक रहे हैं संघ के, और हम लोगों ने संघ के शिक्षण वर्ग जो है वो भी साथ साथ किए हैं, और दोनों महानुभाव हमें अच्छे से जानते हैं। शिक्षा वर्ग जो है संघ का शिक्षक, हाँ, वो सब किए, वो भी संघ के प्रति समर्पित थे। और इस सब के बीच में एक महत्वपूर्ण नाम छूट जाता है, जिसका आज कम से कम देहरादून शहर के लोग या त्रिवेंद्र जी या तीरथ जी वगैरह व्यक्ति मन में याद करते होंगे, तो बात अलग है, लेकिन सार्वजनिक से हमें कभी सुनाई नहीं दिया। एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हुआ करते थे भरत सिंह नेगी। अच्छा। गढ़वाल मंडल से भरत सिंह नेगी जी वगैरह सबका ये था यार पहाड़ के लिए कुछ अलग से होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड राज्य हमारे परिक्रमा में मतलब मेरी जैसे लोगों के उसमें नहीं था। क्यों? हम इस राज्य के गठन से पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासियों को होने वाले नुकसानों का आकलन कर रहे थे। अच्छा। और इस बात को मैंने उत्तरांचल उत्थान परिषद की बैठक में कहा, जब पहली बार उत्तरांचल उत्थान परिषद नाम दिया गया। हाँ। तो ये संभावना थी हो सकता है उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड शब्द ही उसमें आया था। कुछ लोग जो सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग थे, उनका प्रयास यही था कि जिस तरह यूकेडी काम कर रहा था, वो लोग यूकेडी के निकटस्थ लोगों से करीबी थे, कहीं ना कहीं मिलना जुलना। हालांकि काशी सिंह एरी वगैरह से मेरा भी मिलना जुलना होता रहा। तब मैं जो है वहाँ ईश्वरी भवन थपलिया में रहता था, वहाँ ये लोग आते थे। एक यहाँ का प्रसिद्ध परिवार है, चंपावत से विधायक रहता था, के पांडे, मुझे ध्यान आ रहा है। के पांडे जी विधायक होते थे, तो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी कैसे की जाए उन दिनों ये रहता था उनका भी, तो इसलिए वो संघ कार्यालय में आ जाया करते।
चाहे वो नगर निगमों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर निगम तो ही नहीं, नगर पालिकाओं के चुनाव या एमएलए का चुनाव या एमपी का चुनाव, इस सब दृष्टि से आते थे, विचार विमर्श होता था। वहाँ भी ये द्वंद्व रहता था। कासिम अरी अकेले उत्तराखंड राज्य पक्ष में आते थे, लेकिन के पांडे जी हम जैसे लोग जब हम बंद कमरों में चर्चा करते थे, हमको ये लगता था कि दूरगामी परिणाम इस क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं उनके लिए बड़ा घातक हो सकता है। अच्छा। और जब उस समय के हमारे दिमाग में ये बात आती थी और जब उसको देखते थे, हम आज के दौर में आकलन करते हैं, यानी कि राज्य बनने के 25 वर्षों बाद, हाँ, इन 25 वर्षों के जब हम आकलन करते हैं तो बिल्कुल इसको कोई हम उसमें हम राज्य गठन के विरोधी हो सकते हैं प्रशासनिक इकाई के रूप में। लेकिन उत्तराखंड, मतलब हमने बताया उत्तराखंड राज्य ऑलरेडी था अस्तित्व में, सांस्कृतिक हमारी विरासत के रूप में उत्तराखंड है, तब भी था, आज भी था। जब हम 4 धामों की कल्पना करते हैं, इसकी कल्पना करते हैं, उत्तराखंड राज्य वो उस स्वरूप में पहले से था। तब ये था कि तब ये ऋषि मुनियों का क्षेत्र था। पौराणिक परिकल्पना के आधार पर उत्तराखंड की एक परिकल्पना थी, उत्तराखंड अस्तित्व में था, अस्तित्व में था, हाँ अस्तित्व में था। और हम जैसे लोग, हमारे पूर्वज लोग देश के किसी क्षेत्र से अगर यहाँ आए हैं तो वो उस कालखंड में मुगलिया अत्याचारों के परिणाम स्वरूप अपने धार्मिक परंपराओं को बचाने के लिए आए हैं। यानी कि कहीं न कहीं हम देश के अन्य भागों से जुड़े हुए, आज भी हमारे पृष्ठभूमि में अगर आप खोजोगे तो हो सकता है मेरी पूर्वांचली निकले, किसी व्यक्ति की कोई जोशी लोग हैं, पंथ लोग हैं, उनकी महाराष्ट्र के निकले, ऐसी राजपूत लोगों की राजस्थान की निकलेगी। लेकिन ये वो स्वाभिमानी लोगों का क्षेत्र है जो आपने उस समय के अत्याचारों से, मुगलिया अत्याचारों से अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने धार्मिक उसको बचाए रखने के लिए यहाँ आए थे। यानी कि ओवरऑल ये जो क्षेत्र है पूरे देश का स्वरूप है एक, इसको कोई भी आज भले कितना नाम दे, लेकिन पूरा राष्ट्रीय उसका प्रतिनिधित्व करता है क्षेत्र। अब राज्य जो जब प्रशासनिक में राज्य आ गए, और मैंने बताया कि हम लखनऊ में अछूते थे, लखनऊ में कतई अछूते नहीं थे, बल्कि लखनऊ में पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्ति को बहुत स्वाभिमान से देखा जाता था, चाहे वो राजनेता हो या जो है यहाँ के जाने वाला व्यक्ति हो। आज भले ही हमें देहरादून जाने पर हमें देहरादून अपने लिए अजनबी जैसा लगता है। देहरादून सचिवालय में एंट्री करने के लिए यहाँ का मैं नैनीताल जनपद के बेतालखंड क्षेत्र का रहने वाला हूँ, विकासखंड का मजरा गांव का रहने वाला हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति चलो वहाँ से हल्द्वानी आकर के ट्रेन पकड़ के दूसरे दिन सवेरे वहाँ जा सकता है, लेकिन एक कल्पना करो कि पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी का रहने वाला व्यक्ति जब देहरादून जाता है और उसका कोई सचिवालय में कोई काम है, छोटी मान लो मुख्यमंत्री से मिलना पड़ता है, तो वहाँ गेट में पहले पास तो आपको 10 से 12 बजे लग जाना है लाइन में, लेकिन भेंट का समय कितने बजे मिलता है? 3 बजे। अब इन अधिकारी से पूछो कि जो व्यक्ति पहले दिन वहाँ से खर्च करके यहाँ आया, यहाँ आकर के सुबह आपके यहाँ जब पर्ची कटाई 3 बजे बाद आया, कब वो भी आपकी अनुकंपा हुई तो मिल गया। 3 बजे बाद कितने बजे तक आएगा नंबर? 7 बजे 6 बजे सचिवालय में किसी ने आने दिया, पहले भटकता वहीं रहता है, और उसके बाद जाके कहीं मुलाकात होगी तो उसकी अर्जी का कब समाधान होगा ये नहीं कह सकता। और मैं आज ये कह सकता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश में भले ही वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हों, वीर बहादुर सिंह जी की सरकार देखी है, उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार देखी है, उससे पूर्ववर्ती सरकारों को भी देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सचिवालय में जाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को इस तरह की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ता था जो आज सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए देहरादून सचिवालय है। इसको भले ही आप जैसे लोग जो देहरादून के पक्षधर हैं या राज्य के पक्षधर हैं वो भले ही गलत समझें, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। मतलब अगर मैंने एक मुंशियारी का उदाहरण दिया, मुंशियारी थोड़ा आप पौड़ी का ही व्यक्ति के ले लो, आए दिन खबर आती है कि साहब पौड़ी का जो वहाँ का जो कमिश्नर है वो देहरादून बैठा रहता है, क्यों नहीं पौड़ी वहाँ उपलब्ध होना चाहिए? और ये देखना कि हमारे राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन राजनेता इस जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनेताओं का कद आज की दृष्टि में, कोई नेता इसको अन्यथा न ले, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद नारायण तिवारी जैसे नेता को या भुवनचंद्र खंडूरी जैसे वैकल्प मतलब अपवाद को छोड़ दिया जाए, कोई भी नेता इस कद काठेगा नहीं आया जो एक चिंतन के साथ इस राज्य के साथ जुड़ता। कोई भी, चाहे वो ABCD कोई भी हो, सबने हमारा भावनात्मक दोहन करने का प्रयास किया। एक नेता आया, उसने काफिल पार्टी का स्वरूप दिया, एक ने हमें इमोशनल टच दिया कि मैं गधेरू हूँ, दूसरे नेता आए, सबने कुछ न कुछ शब्द नए शब्द ईजाद करके सामने रखे हैं, लेकिन उन शब्दों के ईजाद से उनसे हमारा नहीं होता है। मैं
एक पर्वती के रूप में जब विचार करता हूँ, मैं कभी गधेड़ू नहीं हो सकता हूँ। मैं अपने को पर्वत का शिखर मानता हूँ। पर्वत का शिखर वो शिखर हम इस तरह से में शिखर कहते हैं कि इस क्षेत्र के बौद्धिक से आज भी मेरे साथ में जब मैं पत्रकारिता करता था, मेरे साथ जिन बच्चों ने मेरे अखबार में पत्रकारिता करना सीखा पत्रवाणी में, वो आज विदेशों में तक अच्छे अखबारों में जो है बैठे हुए हैं, अच्छे डेस्कों में बैठ के अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे आर्टिकल लिखे, उनके दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। अच्छे काफ़ी संख्या में लोग ऐसे हैं। गढ़वाल से पत्रकारिता की लेखनियाँ एक से एक ज़बरदस्त गढ़वाल से पैदा हुई, लेकिन दुर्भाग्य है उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद आज हमें गढ़वाल की वो तेज़ लेखनियाँ दुबर हो गई हैं कहीं लिखने में। उसमें आप उसमें के वो जनसत्ता वगैरह राज्य गठन से पहले के जनसत्ता वगैरह देख लो, राष्ट्रीय अखबार होते थे, नवभारत टाइम्स, जितने भी अखबार हैं हिंदुस्तान वगैरह सब में, मृणाल पांडे जी जैसे संपादक होते थे हिंदुस्तान के, उनकी लेखनी देख लो, हर दिन एक नया शब्द आपको ऐसा आज की तरह नहीं चीटिंग करके या किसी को दिहाड़ी दे करके आप लिखवा लो और संपादक बन के अखबार बाहर निकाल दो। वो हर दिन हर आर्टिकल में आपको एक नया शब्द उनका गढ़ावा मिलता था जो आम जनता से जुड़ा हुआ था। वो इस पर्वतीय क्षेत्र की प्राकृतिक वो था, वो कौन सी कौसानी जैसे जहाँ सुमित्राराम पंजे जैसे लोग बाहर निकले। आज़ादी के बाद भी कवित्री के रूप में आप देवकी मेहरा जैसी जो स्थानीय कवियाँ हैं वो लोग हैं, कई अच्छे हमारे गढ़वाल से जो स्थानीय जो कवि निकले हैं, क्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नरेंद्र सिंह जी वगैरह, ये जो इनके अंदर का जो शब्दों का व्यवहार है, हमारे अगर मेरे वैचारिक साथी नाराज न हों या गिरीश रंजन तिवारी गिरदा जैसे जब हम बात करते हैं तो वो पहाड़ की भावनाएं प्रकट होती हैं। पहाड़ की भावना का, पहाड़ का वो दर्द, उस दर्द को, जिस दर्द के आधार पर को कैश करने के लिए लोगों ने उत्तराखंड राज्य गठन करवा लिया। अब हमें मुख्यतः सोचना यह है कि राज्य बन गया, सब कुछ हो गया, अब इस राज्य का वर्तमान जो स्थिति है उस राज्य से हट करके उस कल्पना में हम कैसे पकड़ें। जो मैंने बताया कि उत्तरांचल उत्थान परिषद हमारा हेतु था। उत्थान सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं था, हमारा सांस्कृतिक उत्थान भी होना था, हमारा अन्य दिशाओं में उत्थान भी होना था। उस उत्थान की दृष्टि से इस राज्य की प्रक्रिया थी। अब उत्थान कैसे होगा, आज का उत्थान किस दिशा में हो रहा है, एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ मैं। एक क्षेत्रीय पार्टी के विधायक रहे, उनकी ओर से किसी के खिलाफ मुकदमा किया था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उस मुकदमे में मुझे जाना पड़ा अल्मोड़ा जनपद के एक विकासखंड में। उस जगह पर जब हम पहुँचे, यूँ तो सरकार के हमारे नेता लोग, हर दल के नेता उदाहरण दे सकते, देखिए पहले वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज तो हमने वहाँ कोर्ट भी दे दी, थाना दे दिया, ये दे दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। कि सुबह सुबह में हम तो यहाँ से गाड़ी लेके पहुँच गए, वकील हैं, क्लाइंट ने गाड़ी ले आए, हमने कहा चला सुबह जल्दी देख लेंगे आसपास क्या स्थिति होगी। मैं पहले उस बेटर रानी के क्षेत्र में शंका प्रचार कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये रही कि तब की और आज की स्थिति में क्या अंतर रहा है, ये जानने की दृष्टि में सुबह जल्दी पहुँच गया। अब लेकिन जल्दी पहुँचने के बाद पहाड़ में पहली बार मेरे आंसू आए, पहाड़ इस राज्य के गठन को देखने के बाद। क्यों? गिवाड़ एक जगह है, चकुटिया गिवाड़ कहते हैं। चकुटिया से कोई व्यक्ति लड़का आ रहा था, अपनी मोटरसाइकिल में अपनी माँ के साथ अपनी बहन को बैठा लाया। वो बैठा करके ले आया, उसके चकुटिया से आकर के द्वारहाट के बीच में कहीं पर उसको पुलिस वालों ने रोक करके सुबह सुबह उसका चालान कर दिया। अब चालान होता है कायदे, चालान काट के कोर्ट से छुड़ा लाना ये सामान्य बात होती है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल वहीं रोक ली गई, इसको वहीं बैठा दिया गया और उसकी माँ से कहा तो कोर्ट से छुड़ा ला इसको। अब वो ये मुझे कैसे मालूम चला, जब सुबह सुबह 9:15 साढ़े 9 बजे करीब मैं कोर्ट में पहुंच गया, वहाँ बाहर बैठा था उस समय, कोर्ट के बाहर बार भवन के बाहर ही हम खड़े थे। हम पहाड़ में मुझको लागो यार ये बूढ़ी सेना बैठ रहे कैसे, मैं ये पूछूँ बात कर लूँ कैसे आता क्या बैठ मुझको लागो ये यहाँ का कहीं बड़ी हुनर इतनी बैठ रहे नल के बेर। मैंने उसके पूछ दिए हूँ, मैं कैसी बैठ रहे थे के बाद से यार रहते रहते कहाँ से तुम यार इतनी रुझा कब, ये तो बात मैंने पूछा। जब मैंने पहाड़ में पूछा व्हील टिलाट शुरू कर दिया, व्हील मुँह क्यों कहा, मैं छुट्टी टिकट देखो व्हील पंडित जी, मैं तो रुनु पार चली गिवाड़ में। हिंदी में ही बोलेंगे तो हाँ, मैं लोक भाषा में पढ़ा हुआ। उसने मुझसे कहा, मेरा उससे संवाद पहाड़ी में चला, इसलिए मैं पहाड़ी में तैरा हूँ। उसका मैं हिंदी में बता हूँ। मैं इनको कैसे बैठ रहा था, कह रहा था, यानी कि कैसे बैठे हो, क्या बात है, कहाँ रुझा या कहाँ रहते हो, ये बातें मैंने उससे पूछी। तो उसके बाद जो उसने हमारे पहाड़ में कुछ डाढ़ हालते हुए, ये आँख बड़ी आंसू आएगी, बिल्कुल मेरे माथ में पिठिया लग रही थी, चुटी मेरी छीच मेरे टिक पिठिया देख बेर उनको पंडित जी के बताऊँ तुमको तेरी बार चौखटी बड़ी होना लोन मोटरसाइकिल में बैठ लोची पुलिस वाला मोटरसाइकिल वाकर रोक ली।
अब हम करा कोर्ट में जाए जाओ थोड़ा हम यहाँ आ गए, यहाँ बैठ के आला बता कोर्ट यहाँ छू और यहाँ बैठ, यानी उन्हें कैसे ने बताया कि कोर्ट इस जगह पे है, वहाँ पहुँचे तो वो मैं यहाँ लड़के को वहाँ पुलिस वालों ने रोक लिया, मैं मोटरसाइकिल के। अब जो तो यार एक अब वही मोटरसाइकिल कदू में छुटने मुझे बातें लगे, मैं कहा तो कदू में मोटरसाइकिल खरीदे, यानी जदू वी मोटरसाइकिल थी वी हमें तिगुण वहाँ जुर्माना थी जदू बता लाइसेंस आए DL फेल जदू चैनल में छोड़ में वो बात अलग है। अब विवाद आए दोहर बाद आज हमारे नेता लोग सब पार्टी लोग, ठीक है ना, सबको नहीं हमने पहाड़ में ये कर दिया, इकाइयाँ खोल दी, अब रोज़गार खोल दिया, रोज़गार नौकरी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि आप जब उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में वहाँ के रहने वाले व्यक्ति की नौकरी अगर यहाँ लगती थी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, टेहरी छोड़ो आप, यहाँ ये नैनीताल जिले की भी किसी इंटीरियर में लग जाती थी तो लोग कहते थे पहाड़ में आने का वाला पनिशमेंट। और आज क्या स्थिति हो गई है, वहीं बता रहा हूँ, जिस जगह पर गया वहाँ जिम्मेदार लोग बैठे थे, वहाँ जो है सारे लोग तो अधिकारी तो बाहर के हैं, ये मैं क्षेत्रवाद या किसी के वर्ग से बड़ा नहीं ले रहा हूँ। एक अदद अर्दली जो है पहाड़ का, वो भी PRD से, उस अर्दली की दिनचर्या क्या है, रत्तेबील, ये पहाड़ी में इसलिए बोलना जरूरी हो गया ना, आप उसको जब उत्तराखंड राज्य की बात कहते हैं हमें लोक भाषा पे अपना स्वाभिमान भी होना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो लोग सुने उनको भी लोक भाषा की समझ होनी चाहिए। जब इसलिए जब मैंने कहा ना गढ़वाल में जाते हैं कख भुला, भुला कहाँ जा रहे हो, भुला शब्द जो अपने आप में ऐसा शब्द है, वो भुला वहाँ भी बोला जाता है, भुला यहाँ भी है। भुला शब्द गढ़वाल में भी है, भुला यहाँ भी है। भुला मतलब हम भोले लोग हैं, और वो भोले होने का स्वरूप मुझे वहाँ दिखा कि अर्दली जो व्यक्ति है पहाड़ का रहने वाला, मूल निवासी जो पर्वतीय क्षेत्र का है, उस व्यक्ति की दिनचर्या अर्दली के रूप में सुबह साहब के घर में जाके काम करना, भांडे बर्तन बनना, ये सब काम करने से लेकर के फिर ड्यूटी में आकर के ड्यूटी टाइम पर काम करना, फिर शाम के लिए खाना बनाना। और उसके बाद पहली बार निकल के सामने आया कि साहब वो तो साहब को छोड़ो, विवाद को पेश कार्यालय ड्यूटी करने में, जब ये बात उल बता अर्दली मुझे कि करूँ था पंडित जी विवाद मुझे पेश कार्यालय जा रहा है, ये घर पर काम करना, यानी कि ऐसा शोषण। आप कहना चाह रहे हैं कि जो अर्दली है पहले वो साहब के वहाँ जाएगा, साहब के घर काम करेगा। मैं बता रहा हूँ कि किस पर्वतीय मूल्यों भोलापन, हमारा भोलापन हमें कहाँ तक धकेल के ले जा रहा है, ये किस तरह का हमारा भोलापन है। ये पर्वतीय लोगों को उस उत्तराखंड राज्य में उस भोलेपन का भी दोहन शुरू हो गया है। उत्तराखंड में ये भोलापन, उत्तर प्रदेश में ये भोलापन, हमारी सरलता, हमारा वो वहाँ उत्तर प्रदेश में सफलता सम्मान का विषय था, लेकिन उत्तराखंड राज्य में बनने के बाद हमारा भोलापन हमारा छलावा करने का आधार बन गया, शोषण का। हाँ, शोषण, छलावा हमारे साथ शोषण भी हो रहा है, छलावा भी हो रहा है। ये दो जगह मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं जाता था, सब जानते थे मुझे। माननीय हरीश राव जी कांग्रेस के MP रहे हैं, उनके ससुर जी गोविंद सिंह मेहरा जी के घर में जाता था, वो जानते थे कि ये वो हिंदू है जो गुरुदत्त के उपन्यास में हिंदू वाला है ये, ठीक है नहीं, वो जानते थे। और ऐसे व्यक्ति थे, कभी हिंदुत्व के रूप में हम लोगों वो नहीं किया। और हमारी मैं ब्राह्मण हूँ, इस आधार पर उन्होंने हमेशा मुझे जजमान पुरोहित के रूप में सम्मान दिया। लेकिन ये राज्य गठन के बाद क्या स्थिति होगी, इस राज्य के गठन के बाद आज इस राज्य की सारी राजनीति का क्षेत्र, पूरा चिंतन जो है जातिवाद पर केंद्रित हो गया है। पूरा कोई भी नेता किसी दल का हो, हम चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी दल का हो, उसकी राजनीति, उसकी चिंतन में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक और जातिवाद, दो चीज़ें ऐसी घर गई है कि उसका परिणाम ये हो रहा है कि पर्वतीय मूल का व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, जो उसका शोषण हो रहा है, उस शोषण की ओर देखने की किसी राजनेता को फुर्सत नहीं है। किसी राजनेता को, चाहे वो किसी भी दल का हो। इवन आज की तारीख में मैं कहूँगा कि हालांकि UKD गौड़ है राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में आज की तारीख में कहीं ऐसा वो नहीं है, सिर्फ मीडिया बेस्ड है, या थोड़ा बहुत ये राज्य गठन के आधार पर जो पेंशन लोग पा रहे हैं, उन पेंशनधारियों का समूह थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में उनकी नारेबाजी वो दिखती है। अन्यथा जो दो मुख्य दल हैं, उन दोनों मुख्य दलों का सारा जो आधार केंद्र हो गया है वो यहाँ के तराई के वोट बैंक के आधार पर राज्य की सत्ता को हासिल करना।
उसका परिणाम क्या है कि वो पहाड़ के जीवन में, पर्वतीय क्षेत्र में आ रहे विकारों की ओर या तो ध्यान नहीं देना चाहते हैं, और या इतना अनजान बन जाना चाहते हैं कि कहीं इन पर पहाड़ी का ठप्पा न लग जाए। पांडे, आपको 2 मिनट यहाँ पे मैं रोकता हूँ कि अभी आपने जैसा कहा कि हम उत्तराखंड में देश के विभिन्न हिस्सों से आए और विभिन्न संस्कृतियों का एक समन्वय उत्तराखंड है। इसी उसमें अभी हाल ही में शेखर पाठक जी ने देहरादून में एक उसमें कहा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उत्तराखंड में 15वीं और 16वीं शताब्दी से आ गए। तो आप इससे कहाँ तक सहमत हैं कि जो शेखर पाठक जी ने कहा और जो आपने कहा? मैं शेखर पाठक जी के किसी भी चिंतन से का समर्थक नहीं हूँ। शेखर पाठक जी जैसे लोग, ये ठीक है कि उनको अपने राजनीतिक पहुंच के आधार पर और उस दौरान सत्ता से के जो शीर्ष पर जो लोग थे उनसे उनका इंटरनेशनल लेवल पर राजनीतिक संबंध होने का के फलस्वरूप उन्होंने जो है शायद पद्म विभूषण मिला है उनको, उच्च सम्मान से वो सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन जब मैं उनके लिखे हुए शब्दों का, उनके द्वारा कही गई बातों का आकलन करता हूँ, तो वो उस सब के पीछे पहाड़ का हित नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे आज भी वही स्वार्थी राजनीति होती है जो जर्मन बेस्ड कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी के से गठजोड़ से इस देश में बुनता रहा है। और उसका मैं उदाहरण देता हूँ कि वो कितनी जल्दी एकदम करवट बदलते हैं। जैसे ही अटल जी की सरकार आई केंद्र में जी, अटल जी की सरकार आने के बाद उन्होंने मानसरोवर यात्रा की जी, तब उनका वो धार्मिक पृष्ठभूमि सामने आ गई, क्यों, वहाँ राजनीतिक स्वरूप बदल गया था। लेकिन मोदी जी सरकार आई तो लोगों ने पदक वापस करने शुरू करे जी। तो सबसे पहले उन्होंने भी घोषणा की अवार्ड वापसी की, जो अवार्ड वापसी गैंग के प्रमुख सदस्यों में ये भी शामिल हो गए। लेकिन तुम्हारे अवार्ड, मैं अब इनका अधूरा चिंतन को या अधूरा जनता को लुभाने का या जनता का अपने व्यक्तित्व सामने रखने का तरीके तौर देकर बता रहा हूँ। अगर तुम इतने ही पक्षधर थे, तुम्हें मोदी सरकार बहुत ज़्यादा गलत लग रही थी, तुम्हें लग रहा था बहुत ज़्यादा काम है, हमने इतनी वो हो चुकी है कि आपको पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए अवार्ड वापस करने की स्थिति आ गई है, तो सबसे पहले मान्यवर वो धन वापस करते। जो राशि आपको उनके साथ मिलती है, पुरस्कार के साथ राशि भी मिलती है, एक सिर्फ पदक नहीं मिलता है, उसके साथ राशि मिलती है, सबसे पहले वो राशि वापस करते, भारत सरकार के खाते में जमा करते कि साहब हमने ये राजकोष का धन था, हम धन वापस कर दे रहे हैं, इसके हमें डीएम बताया कि किस खाते में जमा करें, या राष्ट्रपति को लिखते चिट्ठी, हमने साहब इतने लाख का ड्राफ्ट बना के दे दिया कि ये अवार्ड आपने दिया था, इसके साथ ये राशि हमने दी थी, ये राशि हम मई ब्याज सहित इतना रुपया हम आपको वापस कर रहे हैं। तब आपकी ये बात मानी जाती कि जो है आप वास्तव में किसी घटना से हो। लेकिन आप ये ऐसे लोग, ये राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, ये इस क्षेत्र के, भले ही उनको बुद्धियों में उनकी गिनती होती है वो, लेकिन मैं वास्तव में एक राजनीतिक योजना के तहत स्थापित लोगों में इन लोगों, ऐसे लोगों को मानता हूँ। ये बिल्कुल आप उनका शिक्षा का क्षेत्र में जो आज भले ही बीएससी पास नहीं कर पाया तो आपने बीए की डिग्री ले ली, बीए की डिग्री लेके किसी माध्यम से आपने कहा कुछ नहीं करो, हिस्ट्री लेके इतिहासकार बन जाओ। इतिहासकार ऐसे वामपंथी इतिहासकारी क्षेत्र में बहुत हैं, ठीक है नहीं। जिस तरह से वामपंथियों ने देश भर के हमारे इतिहास को, हमारी मतलब शिवा राणा इनके इतिहास की बजाय जो हमें मुगलों का इतिहास अकबर महानी पढ़ाया है, उसी सोच का परिणाम है कि आज वो 15वीं सदी में मुगलों के यहाँ आने की बात करने लगे हैं। ये डॉक्टर शेखर पाठक जी जहाँ कहीं भी होंगे, सुन रहे हो, तो मेरे स्पष्ट उनको चुनौती है कि एक उदाहरण दे दीजिए कि जिस बागेश्वर के बागनाथ की जगह पर कोई और ध्वनि वर्जित करना, और ध्वनि होना वर्जित है, मतलब बागेश्वर इस देवभूमि में बागनाथ के अलावा अन्य ध्वनियाँ वर्जित हैं, उस बागनाथ क्षेत्र में पहली बार मुगलों ने ध्वनि कब बजाई। और उनको आश्चर्य होगा कि ये सब जो है 75 के आपातकाल के काटने के बाद कांग्रेस के पुनर्जीवन के पश्चात जो है बागेश्वर जैसे, बैजनाथ जैसे, बागेश्वर, बैजनाथ, गरुड़ से लेकर के पहाड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों तक ये मस्जिदों के गठन का दौर शुरू हुआ। इतिहासकार के रूप में उनको मेरी चुनौती है, एक उदाहरण दिखाएं कि ये मुगल यहाँ इस सन में आ गए थे करके। ध्वनि माने कि कब वहाँ अजान हुई? ध्वनि नहीं, मतलब बागनाथ की ध्वनि के अलावा अन्य ध्वनियाँ वर्जित हैं वहाँ पर। मतलब अजान वहाँ कब हुई? आप ये कह रहे हैं? एक शब्द बताएं कि इस सन में यहाँ पर वो हुई। और जहाँ तक रही मुगलों की बात, जो कुछ लोग ये अल्मोड़ा में जहाँ पर हमारा वो
टमटोड़ा मोहल्ला कहलाता है, जहाँ बर्तन बनते हैं। हाँ, टमटा मोहल्ला। हाँ, टमटा मोहल्ले में वहाँ कुछ लोग एक आध मुसलमान कोई मुसलमानों के संपर्क में जो आ गए, उन लोगों ने धीरे धीरे, लेकिन वो पृष्ठभूमि में करीमुल्ला तिवारी कल्चर में रहे। वो अपना नाम करीमुल्ला अपने को तिवारी ज़्यादा शो करते थे, ऐसा भटके हुए जैसे दौर दिखाते थे। अब मैंने बताया ना, अब इस सब के बीच में वर्तमान कालखंड क्या हुआ। अगर शेखर पाठक जी को अगर ये चीज़ बोलनी है तो शेखर पाठक जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि डॉक्टर ज्ञान प्रकाश कच्चाहारी जैसे लोगों ने, जो कानपुर क्षेत्र के निवासी थे, जो जिनको भारतीय वेद संस्कृति वेद परंपरा पर गर्व था, ये भले ही पाठक होते उनको उतना वो अनुभूति नहीं होता, आचरण में नहीं हो, लेकिन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश कच्चाहारी MBBS डॉक्टर थे। कानपुर जैसी जगह से आकर के उन्होंने इस क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के दौरान नौकरियाँ, सेवाएं दी अपनी, और सेवा दे हुई सेवाएं नहीं दी। यहाँ वो इनका दैनिक जीवन में आहार व्यवहार क्या रहता है मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश कच्चाहारी ऐसे थे कि उनको कहीं पर भी किसी तरह से कोई तामसिक वृत्ति का सामना न करना पड़े और इस क्षेत्र में तामसिक वृत्ति का प्रभाव कम हो। इस दृष्टि से उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में कच्चाहारी रहना, ये फलों, ये भी सब्जी भी खाते तो कच्चा खाते थे। अच्छा, ऐसे लोगों ने, और आज तो ये छोटी छोटी बातों में देख रहा हूँ कि परसों ये हल्द्वानी में ही घटना है, कहीं पर गाय का कटा हुआ सिर मिलने के समाचार आए, दूसरे दिन तुरंत जो है कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हो गई, ये हो गई। इससे पहले रानीखेत में, रामनगर में ऐसी घटना का सुनाई दी है अभी थोड़े दिन पहले। ये आज का कालखंड है। उस समय ज्ञान प्रकाश कच्चाहारी जैसा व्यक्ति जो राजकीय चिकित्सक था, राजकीय चिकित्सक में अपनी तैनाती के दौरान जो सर्वाधिक जो है, जो गायें यहाँ से जाती थी, लोग पहाड़ में बुढ़ गाय गोर है गो ये करके बेच दी थी, तो रामनगर साइड के लोग ले जाते थे आकर के सौर कर वहाँ। तो ये कसाई लोग, हाँ, अब उनको कसाई के रूप में जाते थे। हम पालो ले कर ऐसे कर ले जाते, कसाई के रूप में कल्पना उन दिनों नहीं आती थी, लेकिन वो गायों को, ऐसे बच्चों को ले जाने के नाम पर आते थे। ये भिक्या से, ये भतरौज खान एक जगह है, तो भतरौज खान सेंटर से वो शर्ट के रास्ते रामनगर को चले जाते थे। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश कच्चाहारी जैसे व्यक्ति ने हम लोगों को साथ लेकर के उनका विरोध करना शुरू किया। कांग्रेस की सरकारें थी तब, जो है प्रशासन भी हम लोग का साथ देता था, तुम लोग सही काम कर रहे हो। और आज की क्या स्थिति होती है? आज तो गाय का कटा सिर मिल जा रहा है, यहाँ अंदर होने की स्थिति हो रही है। मुझे ये जो उनको ये संरक्षण मिलने लग गया है, उस संरक्षण का परिणाम है कि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जैसे धर्मनिरपेक्षता का इसका एक चलन जैसा चल पिया है, उस चलन को देखते हुए जो उत्तराखंड जैसे नैनीताल जैसी घटनाएं हुई हैं, थोड़े दिन पहले नन्ही कली के साथ की जो घटनाएं हुई हैं, ऐसी अन्य जगह की घटनाएं, उन घटनाओं को वो करने के लिए, या इनके जो द्वारा जगह जगह जो आपराधिक कृत्य सामने आ रहे हैं, उसका जो लोग यहाँ कह रहे हैं, सन 47 के दौरान नारा था, 60 तक भी नारा चलता था जब हम लोग छोटे हुए, 70 तक भी, कि हाथ में बीड़ी मुंह में पान, जा मुझसे लिया पाकिस्तान करके, उस नारे की धार को कुंद करने के लिए, जैसे हालांकि क्या बोला आपने, हाथ में बीड़ी मुंह में पान, हाथ में बीड़ी मुंह में पान, जा मुझसे लिया पाकिस्तानी को भारत विभाजन का दर्द सन 77-75 तक दिखाई देता था। तब तक लोग नारा यही बोलते थे। अब वो धीरे धीरे आज की तारीख में पहाड़ में जैसे जैसे लोग आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, जैसे जैसे अपराध, इस तरह के अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है, और जैसे जैसे यहाँ की लड़कियों को, बहू बेटियों को ले जाने का भगा रहे हैं, उनको बहला फुला रहे हैं, और बहला फुलाना तो वह जिसकी यहाँ के लोग स्वीकार करेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे, बल्कि मेरा जो अपना अनुभव है, जो हम लोग फील्ड में काम करते हैं, उसको देखते हुए हमारा अनुभव ये है कि पहाड़ की भोली भाली लड़कियों को, उनको हिप्नोटाइज करना चाहिए, और यह तांत्रिक विधा से सम्मोहन की क्रिया में लेकर के लोग भगा रहे हैं। अब इसको सचेत करने की आवश्यकता थी। अब इसके जो ये ले जा रहे हैं, उसके बीच में पहाड़ में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कभी आपने देखा होगा चमोली में उठे, कहीं कहीं उठे, सब कुछ सारी चीज़ें उठे। अब वो जो विरोध के स्वर एक वर्ग के खिलाफ उठ रहे हैं, उसको थामने के लिए एक तरह से पॉलिटिकल बयान है, इतिहासकार के माध्यम से दिलवाया गया है। मैं इसलिए शेखर पाठक जी जैसे लोग क्या कहते हैं, हम इनको ज़्यादा तवज्जो देते ही नहीं हैं। क्यों नहीं देते? हमारा पहला काम, हमारा अपना स्वाभिमान है कि जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, उस कुल की मर्यादाओं के अनुरूप हमारा आचरण है या नहीं है। हम वेद संस्कृति ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो हमारा पहला काम है कि हम अपने ब्राह्मण कुल में पैदा होने के आधार पर, जिस वेद संस्कृति के आधार पैदा हुए हैं, अपने आचरण से इस क्षेत्र के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का काम करें, वो हमारे आचरण से प्रेरणा लें।
ठीक है ना। जब मैं पहाड़ में कहता हूँ, किसी क्षेत्र में, गांव में कहता हूँ, दड़माड़ एक गांव था, रानीखेत में एक अच्छे चिकित्सक होते थे डॉक्टर गौरीदत्त जोशी जी, मैं संघ का प्रचारक था। तो गौरीदत्त जोशी जी ने मुझसे कहा है, जब पंडित जी जरा देखो, ये रमेश जी कहते थे मुझसे, वो रमेश जी जरा देखना है, हमारे साइड में ये लड़के तो बहुत ही नशड़ी हो गए हैं, कुछ करो करके। हमने कहा हमारे तो एक ही चाह रहा है, हम तो भैया संघ की शाखा लगाना जानते हैं। गौरीदत्त जोशी का बेटा आज राम जी वहाँ गांधी चौक रानीखेत में आज भी चिकित्सक है, उनका बेटा गौरीदत्त चले गए। तो मैंने कहा भैया हम तो एक ही तरीका जानते हैं कि शाखा में आओ, हमारे साथ भारत माता की जय को, धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगे। उन्होंने वहाँ गांव के लोगों से यार शाखा मिलाई, शाखा मिलने का में आने का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे परिणाम मिली बच्चों को। वो जो शराबी उस गांव में आता था शाम के टाइम शराब पी करके, गांव के बच्चों ने उसको भगाना शुरू कर दिया, शराबी 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 करके ऐसा माहौल बना कि वो दड़माड़ गाँव में शराबियों का अभाव हो गया। अरे फिर आपको यहाँ पर टोकता हूँ मैं, लेकिन आज तो स्थिति ये है कि जो संघ से निकले लोग हैं, जो पार्टी में सरकार बना रहे हैं, वही शराब की दुकान खुलवा रहे हैं। ऋषिकेश में आपने उतना बड़ा व्यवस्थाएं देखी है। अभी हाल ही में ऋषिकेश मुनि की रेती के पास इतना बड़ा आंदोलन शराब को लेके हुआ है। उत्तराखंड में तो समय से शराब के विरोध में आंदोलन होता रहा। शराब के विरोध में जब आंदोलन की बात आती है ना, तो मुझे सबसे पहले याद आता है निर्मल पंडित की। हाँ, निर्मल पंडित बैजनाथ का एक वो है, युवक है, मेरे नातेसर का क्षेत्र है। हाँ, तो उस निर्मल पंडित जैसे युवाओं को हम कहते थे कि देखो तुम सारी चीज़ करो लेकिन जोश में होश मत खो, ठीक। अब इस निर्मल पंडित जिसने आत्मदाह किया था छात्र संघ महासचिव के रूप में, वो उससे हम कहते थे देखो तुम जो सब काम करो बच्चों। उस दिनों जो जितने भी थे, क्योंकि मैं आरएस का यंग होल टाइमर था, तो सब क्षेत्र में लोगों से मेरा संपर्क था। इतना संपर्क था कि हमने सुशील मोदी जी को उसमें अल्मोड़ा बुलाया था। अच्छा, अल्मोड़ा में ला करके यहाँ के विभिन्न छात्र संघ के जो अध्यक्ष वगैरह थे उनका सम्मेलन कराया था। हम उन दिनों हमारी टीम, पूरी टीम ये थी। इतना हमारा उद्देश्य था कि उर्दू लागू करी वहाँ। तो हम उर्दू के खिलाफ दो ही लड़के थे, एक मैं था, एक हमारा साथी गढ़वाल मंडल का था राजेश बोकोंडी। अच्छा, हल्दानी हम दोनों ने अकेले ही वो कर दिया, आंदोलन कर दिया। मतलब ये हमारा उन दिनों जज्बात थे कि हम उसके कारण से ये संघ के स्वयंसेवक ग्रुप में। अब आपने कहा कि वर्तमान में संघ के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो दो चीज़ें मैं आपको इस पर कर दूँ जी, कि जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं जी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की में व्यक्तित्व निर्माण का जो काम होता है, अब उस व्यक्तित्व निर्माण के काम के दौर में इस गंगा में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। अब आए, जैसे आप जाते हो हर की पौड़ी में, आप 2 गोते लगा के भाग जाते हो जी, आपको लगा कि हो गया नहाना या जाड़ा लग गया। और कुछ लोग कहते हैं कि घंटों तक गंगा स्नान करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये संघ की त्रिवेणी ऐसा है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए 2 लोटा पानी हम गंगा नहाए करके फिर वो राजनीति की धारा में जाके जुड़ गए या राजनीतिक नेतृत्व से ज़्यादा जुड़ गए। उन्होंने अपने संतानों के बल पर आर्थिक लाभ लेने के लिए जुड़े ऐसे लोग जो ऐसे धंधे में करें। मुझे नहीं लगता कि संघ का कोई वास्तविक स्वयंसेवक कोई ऐसी गतिविधि में शामिल होगा जो समाज के जीवन पर किसी भी नहीं, मैं गतिविधि में शामिल ये शराब का धंधा भी है, मैं उसमें शराब के धंधे को शामिल करता हूँ। मतलब मैं बता दिया कि नशा मुक्ति की बात तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम एक शराब जो है सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करती है, एक परिवार को प्रभावित करती है। परिवार का मुखिया जब शराबी बन जाता है उसके पूरा परिवार प्रभाव होता है, उसका इम्पैक्ट पूरे समाज में बताया। मैंने इसीलिए बताया ना, दड़माड़ गांव का मैंने उदाहरण दिया। दड़माड़ गांव में गौरीदत्त जोशी शराब छोड़ो वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, लेकिन उस गाँव में किसी एक व्यक्ति के शराबी बन जाने से कौन परेशान था? पूरा गाँव परेशान था। चिंता किसने व्यक्ति की? गौरीदत्त जैसी व्यक्ति ने, जो संघ के स्वयंसेवक थे। संघ के स्वयंसेवक किस कालखंड से थे? सन 47 के कालखंड से। उस व्यक्ति को चिंता थी यार इस गांव में शराबी पैदा होने गड़बड़ हो जाएगी। और उन्होंने उस काम को रुकवाने के लिए किसका सहारा लिया? व्यक्तिगत में रमेश पांडे का सहारा नहीं लिया। उनको ये विश्वास था कि रमेश पांडे राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रचारक हैं, इनके सामने मैं कोई समस्या रखूँगा तो एक यहाँ के हिसाब से विचार करके कोई रास्ता निकालेंगे। अब हमारे पास 2 रास्ते थे। एक तो जो वामपंथी करते हैं, हर दिन नशा नहीं रोजगार दो करके सड़क में कूद पड़ते हैं। और इनका नशा नहीं रोजगार जो ऐसा होता है कि जिनमें जो है मैं जानता हूँ, जो भली बात है, मैं क्योंकि वो जगत सिंह डाबर वाले को जानता था और वो रामकृष्ण धाम के उन लोगों को भी जानता था जो जुलूस निकालते थे। तो मैं सब मेरे निकट थे, तब भी निकट थे, आज भी निकट थे, लेकिन मेरी वैचारिक उनसे मेल नहीं खाता है।
तो हम जब हमारे सामने आए तो हमने नशा नहीं रोजगार दो या हमने डीएम ऑफिस में या तहसीलदार के यहाँ धरना नहीं दिया। हमने क्या धरना दिया, हमारे पास जो संघ के संस्थापक ने जो मूल मंत्र हमको शाखा का दिया है, उस शाखा के माध्यम से ही हमने उस क्षेत्र में नशा मुक्ति का काम शुरू किया। हमने कहीं तहसील में धरना देने नहीं गए, कहीं नहीं गए। अब जो पहाड़ में आज का क्या है, भले ही आप कुछ नहीं करोगे लेकिन शाम को खबर में आना है, एक चैनल यूट्यूब उसमें आना है, अखबार में आने चाहिए सवेरे साहब इन्होंने ऐसा कर दिया। उससे कई लोगों के स्वार्थ सिद्ध होते हैं। जब कोई भी समाचार आता है, उस एक समाचार के सामने आने के पृष्ठ में हमें सारी जगह देखना पड़ेगा कि इस समाचार का सामाजिक हेतु कितना पूरा हो रहा है और इस समाचार के एंगल में अन्य किनके हेतु पूरे हो रहे हैं जी। तो उसमें कैसा होता है, हल्द्वानी की बात बताता हूँ आपको। आज से 10-12 महीने पहले अक्सर आपको, या ज़्यादा 1 साल पहले की बात लो, अक्सर आपको खबर मिल जाती थी अखबारों में पढ़ने के लिए कि आज फलाने अधिकारी ने छापा मार करके वहाँ पर 1 बोरी शराब पकड़ दी। ठीक, वो शराब कहीं दुकान में कहीं एक फलाने अधिकारी ने, वो अधिकारी आबकारी विभाग का नहीं होता था, वो प्रशासनिक अधिकारी है जिसका काम यहाँ पर प्रशासनिक का एसडीएम का दायित्व निभाना, नगर मजिस्ट्रेट का दायित्व निभाना या नगर पालिका में आयुक्त का दायित्व निभाना। ऐसे लोग वो खबरें बनाने के लिए, अब अगर तुमने पकड़ दी तो पकड़ के पुलिस के हवाले करो, आबकारी विभाग के, तुम्हें वो हर दिन बैठा करके दिन भर जो अधिकारियों ने कोर्ट में जनता के काम निपटाने चाहिए, वहाँ अखबारों को बैठा करके जो है बाइट देने की जरूरत क्या है। तो ये खबरा प्लांट करने वाला जो कल्चर है, उस खबरी कल्चर की ही परिणति है कि जो हम मूल मुद्दे से जो आपने बताया कि जो संघ के लोग ही शराब के बोले हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि ये अपना क्षेत्र बढ़ाओ, अपना राजनीतिक विस्तार करो, उसके लिए जो है जुड़ने में जो है राजनीतिक लोगों के साथ आज के दलों में दुर्भाग्य हो रहा है कि साधन संपन्न व्यक्ति या एन के धन इकट्ठा करने में लगे लोग राजनीतिक दलों के को अपना आधार बना रहे हैं। मतलब आप इसको मतलब वो कांग्रेस भी, बीजेपी, सब में जो लोग हैं, मैं मतलब हो सकता है कि राजनीतिक दलों के पदाधिकारी या नेता लोग मेरे से सहमत नहीं हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों दलों में खासतौर से और क्षेत्रीय दल में भी जो लोग आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बैनर के तले अपने राजनीतिक स्वार्थ, अपने आर्थिक स्वार्थ सिद्धि का मुख्य केंद्र बने हैं। कोई नेता बना दो, या तो बागेश्वर से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में माइंस में देख लो, उनकी पत्तियाँ होंगी, वो होंगे, या वो खुद माइंस के मालिक होंगे, या उनकी भागीदारी रहेगी उन्होंने नेताओं के माध्यम से कहीं ना कहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक लोगों का जो है पैसा कमाना एकमात्र उद्देश्य हो गया, वो सत्ता के गलियारे में उनकी कोई विचारधारा नहीं है। जो आप ये कह रहे हो कि संघ के लोग भी दुकान चला रहे हैं, संघ के लोग, मैं ऐसे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि संघ के लोग दुकान चला रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, मैं जो कहना चाह रहा था, मैंने ये कहा कि पिछले 10 साल की लगभग सरकार तो कंटिन्यूशन होने वाली है। उत्तराखंड राज्य बने 25 साल में, 25 साल में हम 15 साल की सरकारें भाजपा को दे चुके हैं। ठीक, 2 कार्यकाल कांग्रेस के हैं और 3 कार्यकाल भाजपा के हो चुके हैं। अंतरिम सरकार भी भाजपा की थी। ठीक, तो इन 25 सालों में शराब की खपत लगातार बढ़ी है और सरकार का पूरा प्रयास है कि आप जो है शराब से राजस्व की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करें। और आज की स्थिति वास्तविक ये है कि आपके पहाड़ से अगर कोई मरीज आ रहा है तो उसके लिए गाड़ी नहीं है, आम आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं है, लेकिन शराब की दुकान में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए आपने पूरी पुलिस की व्यवस्था दे रखी है। आपकी पुलिस की व्यवस्था है, आपका कानून, आपका प्रशासन और आपके नेता पूरी तरीके से शराब लॉबी के साथ खड़े हैं। वो पूरी तरीके से इस बात के साथ में खड़े हैं कि भाई शराब को कैसे बेचा जाए। तो लेकिन क्योंकि यह प्रश्न आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होता है, कांग्रेस से ज़्यादा इसलिए होता है कि आपकी मानसिकता पूरी तरीके से, आप कह रहे कि भाई संघ का दायित्व ये है। तो अगर आप संघ से निकल के आए हैं, या कहीं ना कहीं ये तात्पर्य है कि भाई भाजपा के ऊपर वरदहस्त संघ का है, या संघ भाजपा को के माध्यम से सत्ता पर काबिज होने के लिए एक प्रयास करता है, या संघ से निकल के ही आदमी भाजपा की राजनीति में आता है। ये पहले तो आप सुधार कर लो कि संघ भाजपा या किसी दल के माध्यम से सत्ता में कब्जे का प्रयास करता है, ये आपकी धारणा गलत है।
नंबर एक बात। अब जो मैंने बताया ना, उत्तराखंड राज्य जब एक प्रशासनिक इकाई के रूप में अलग हो गया, हाँ तो अलग होने के बाद जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो पहली जिम्मेदारी इस राज्य में दी, वो स्वर्गवासी हो गए नित्यानंद स्वामी जी को दी। नित्यानंद स्वामी जी को दी। ठीक है। नित्यानंद स्वामी जी को जिम्मेदारी देने के पीछे का हेतु ये था कि वो उस समय एमएलसी के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, जो कुंवर गढ़वाल की सीट थी। ठीक। कुंवर गढ़वाल की सीट का प्रतिनिधित्व करते थे, और भारतीय जनता पार्टी में उस समय इस क्षेत्र का कोई ऐसा कदकाठी का नेता नहीं था जो है इस तरह का प्रतिनिधित्व वाला, जो पूरे राज्य में राजनीतिक। भगत सिंह कोश्यारी थे, वो संघ के विभाग कार्रवाई वगैरह दायित्व जरूर रहे थे, लेकिन राजनीतिक रूप से ऐसी पर्सनालिटी नहीं थे वो। उनका योगदान एक ही था कि एक बार वो चुनाव लड़े थे एमपी का, लेकिन एमपी के चुनाव में हरीश रावत काशी सिंह के दंगल में वो मेरे ख्याल से कुछ हज़ारों वोटों में सिमट गए थे। ठीक है, क्योंकि लड़ाई उन दो व्यक्तित्व के बीच में हो गया। उचित रूप से एक जो कांग्रेस का विरोधी वोट था वो काशी सिंह की ओर चला गया, मतलब वो यूकेडी का वोट बैंक भी नहीं था। लोगों को लगा कि उसमें हरीश रावत ही सारा शराब लॉबी से लेकर के, ये मैं बताया जो बागेश्वर मस्जिद फस्जिद जितना बनने बनाने सारा वो हरीश रावत के कालखंड का विषय है। तो उस कालखंड में जब ये सारी उदय हुआ तो लोगों को वोट की शिफ्टिंग टाइप का वो हो गई, वो काजदा की ओर हो गई। तो काजदा की ओर हो जाने से काजदा थोड़ा और जो लगाते हो सकता वही जीत जाते, लेकिन उनका दल छोटा हो गया, दल में क्षेत्रीय दल हो गया। क्षेत्रीय दल में भी कई एंगल ऐसे थे कि हरीश रावत के तुलना में उनके पास संसाधन नहीं थे, इसलिए काशी सिंह हरी चुनाव हार गए। तब हम काजदा से कहते थे, देखो जिस राज्य की तुम मांग कर रहे हो, मैं अल्मोड़ा में थप्पड़ लगा रहा हूँ, मैं कई बार उनसे कहा, मेरा काजदा एक दौर ऐसा आएगा कि इस जब राज्य बनेगा तो उस राज्य के ऑफिसों में काशी सिंह हरी जाएंगे तो वहाँ का अर्दिल भी आपको नहीं पहचानेगा। आज तुम पहाड़ी राज्य मांग करो, उसमें काशी सिंह हरी यहाँ का प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ। और काजदा वास्तव में एक व्यक्तित्व थे, ठीक है ना, दर्द था, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति गलत दल में और गलत नारी के साथ जुड़ गया, ये इससे अलग है। लेकिन काशी सिंह हरी के योगदान को या उन्होंने जो इस राज्य के लिए जो त्याग किया उसको हम नहीं करते। अब रही बात संघ के, राष्ट्रीय संघ के प्रति आप अपनी धारणा को प्रकट दो। संघ भाजपा या किसी के माध्यम से सत्ता में कब्जा करना है। संघ का काम ये था कि जिस तरह के उत्पीड़न कांग्रेस ने संघ के लोगों का विभिन्न कालखंडों में किया है, उस कालखंड को देखते हुए और उस समय जिस तरह प्रतिबंध लगाए गए सब कुछ गए, तो सदन में कोई हमारी आवाज़ कहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए संघ के कुछ स्वयंसेवक राजनीतिक क्षेत्र में गए, उन्होंने जनसंघ का गठन किया गया, वो परिवर्तित रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आ गई। लेकिन जो उस समय थे नानाजी देशमुख के बारे में कोई कल्पना कर सकता है कि नानाजी देशमुख जैसा व्यक्ति जिन्होंने राज्यसभा तक के सदस्य रहे लेकिन अपना समाज सेवा में जो है जीवन अर्पित किया, अटल जी जैसा व्यक्ति जो है जिनका एक अद्भुत व्यक्तित्व था, अटल जी जैसे व्यक्ति को कोई आज कह सकता है कि जो है अटल जी ने इतने करोड़ की जायदाद पैदा करी? किसी दल का व्यक्ति आरोप लगा सकता है? लेकिन नहीं लगता है। अब उत्तराखंड का दुर्भाग्य ऐसा है कि यहाँ जो जिनके बाल न बच्चे, उन लोगों ने भी अरबों की संपत्तियाँ आपने नाते स्थान के नाम पर इकट्ठा कर दी हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य यही रहा कि संघ ने तो अपनी ओर से जिन लोगों को जो लोग राजनीति में संघ से जुड़े हुए लोग गए, वो संघ के कार्यकर्ता होने के, संघ के स्वयंसेवक होने के कारण से उन्होंने पद पाए। लेकिन उन्होंने दुर्भाग्य यह है कि उन्होंने अपना आचरण इस तरह का नहीं रखा कि वो संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपना आचरण सत्ता के साथ प्रदर्शित कर पाते। ये हमारी विचारधारा का दुर्भाग्य कहिए या हमारी विचारधारा को नियंत्रित नहीं कर पाई। लेकिन इसके पीछे हम क्यों इसलिए नियंत्रित नहीं हुआ, हमारा वो सत्ता से हम लोगों का ऐसा जुड़ाव है ही नहीं। यहीं पर है कोई भी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता जो है हजम नहीं हुई? सत्ता हजम नहीं हुई। संघ का स्वयंसेवक सत्ता के गलियारे में उस लाइन में जाता ही नहीं है, सत्ता बन गई। मैं यही बता रहा हूँ कि आज के तारीख में भी अधिकांश MP MLA मेरे परिचित हैं, लेकिन एक भी सिंगल MLA राज्य बनने के बाद आज तक कोई MLA नहीं कह सकता कि रमेश पांडे हमारे पास अपने काम के लिए आए, ठीक नहीं। जबकि मैं तृतीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूँ, वर्षों संघ का प्रचारक रहा हूँ, और सारे अधिकांश हर दल के नेताओं से, अधिकांश पुराने नेताओं से मेरा व्यक्तिगत परिचय है। व्यक्तिगत परिचय की सीमा यहाँ तक है, करण सिंह मेहरा जी और हरीश रावत जी इनके परिवार से जुड़े हुए पूरन सिंह मेहरा जी से मेरी बातचीत होती थी लखनऊ में वीरवासिन जी सरकार के टाइम पे, या एक वहाँ उस समय उससे पहले कांग्रेस के MLC थे BD जोशी जी, अच्छा, रानी के UP टूरिज्म के अध्यक्ष भी रहे हो। अच्छा, इन लोगों से जब बात होती है सब चिंता व्यक्त करते थे, यार ये कभी ये अगर राज्य बनता है कि उन दिनों जसवंत सिंह बिष्ट जी, काशी सिंह हरी वगैरह ने इतना ज़्यादा वो प्रचार दे दिया था राज्य के नारे को, और उसमें जो है फिर बाद में BJP में शामिल हो गई।
उत्तरांचल प्रदेश बनना चाहिए करके। उसके बीच में उन नेताओं ने हमसे कहा, हम तो चर्चा में कहते थे क्योंकि मैं पत्रकारिता करता था। पूरन सिंह बेरा जी तो बेचारे आज चले गए, मुझे उनकी बातों में ज़्यादा सत्यता नहीं जाती थी। वो हमसे कहते थे, बोला पंडित जी को कहते ना राज्य बढ़ा लो ने तो ये कल्पना ये करो तो हल्द्वानी बड़ी मिलकर राज्य बढ़ो। अच्छा। मतलब वो कहते थे मुझसे हल्द्वानी से ऊपर का राज्य बनना चाहिए, ये तराई भावर होगा नहीं आना चाहिए इसमें। अगर हल्द्वानी से ये नीचे आ गए तो पहाड़ ख़त्म हो जाएगा, और पहाड़ आज ख़त्म हो गया है, ठीक है नहीं। आप पूरे पर्वतीय क्षेत्र का भ्रमण करके देखो एक बार क्या स्थिति है, स्वतंत्र रूप से आकलन करो। अगर राज्य सरकार के पास इस राज्य में अपनी राजस्व की वसूली के लिए जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा अपनाए गए हों, चाहे बीजेपी के द्वारा, तो इन सब के पीछे मैं कहता हूँ जो IAS लॉबी जो ब्रेन असल राज्य को चला रही है, उन लोगों द्वारा अपनाए गए। उनका एक ही काम है, शराब की दुकान खोलो और ज़मीनों की बिक्री होने दो। शराब की दुकान में भी और ज़मीनों की बिक्री में भी हर राजनीतिक दल का व्यक्ति इन्वॉल्व है। किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं ज़मीन का धंधा नहीं करता हूँ, मेरे शराब के धंधे वालों से संबंध नहीं है, चाहे वो शीर्ष का नेता हो, राज्य के किसी भी दल के शीर्ष में बैठे हुए नेता हो, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी ये नहीं कहता कि साहब मैं तो बिल्कुल पाक साहब हूँ, मेरा ऐसा धंधा नहीं है। या फिर तीसरा खनन का काम करो। हाँ, वो मैं बता दिया ये कि जो राजस्व वसूली के लिए खनन तो है, ये खनन तो सामने दिखता है खनन हो रहा करके, लेकिन खनन से ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान हो रहा है जो ज़मीनों की बिक्री पर ये रोकने लगा रहे हैं पहाड़ों के अंदर। अब मैं आपको उदाहरण दूंगा, थोड़ा वो वहाँ पर मेरा पहाड़ीपन मुझे हमें दर्द झेलता है कि यहीं पर ये नैनीताल के पास में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, शौड़ बासी पंगुड़ ये गांव हैं, पंगुट वगैरह जो है, हाँ शौड़ बासी पंगुड़ सारे नैनीताल से लगे हुए गांव हैं। हाँ। उन गांव में जाके देखो आज, अच्छा। जिनमें माल्टा होता था, नींबू होता था, और पहाड़ में कुछ ना हमारा चाक छत, हाँ, छत में आपको मूली सूखते हुए, गदवे पका हुआ गदवा, ये सब दिख जाया करते थे आज से 15-20 साल पहले, राजगढ़ से पहले। आज क्या स्थिति है वहाँ? आप पत्रकार लोग हो, अगर थोड़ी भी मानवीय पहलू होगा, थोड़ी भावनाएं होंगी, वहाँ का दृश्य देखोगे, नेताओं के से कहोगे जा चल के देखो वहाँ क्या स्थिति हो रही है। आज पहाड़ी अपने घर, अपने आंगन में, अपने अपने खेत और खलिहान से बाहर होकर के उनके मकानों में चौकीदारी कर रहा है, लेकिन इन नेताओं को दर्द सुनाई नहीं देता है। और मैंने शुरू में आपसे कहा था कि भुला भुली जो शब्द मैंने प्रयोग किया था, वो भोलापन का असर ये है कि ये जो हल्द्वानी से, देहरादून से जो प्रॉपर्टी डीलर जा रहे हैं और जिनके लिंक बाहर के प्रॉपर्टी डीलरों से हैं, उन प्रॉपर्टी डीलरों ने क्या करा उनको, यही थोड़ा बहुत उनके पहले नशे का आदि बनाया, नशे वैसे भुलापन लिया, क्या कर सकता उनको ये कल्पना नहीं कि आज के तारीख में 1 लाख के, 2 लाख के, 10 लाख के, 20 लाख की कोई कीमत नहीं है, ठीक है नहीं। उस कीमत में आज भाबर में आप प्लॉट नहीं खरीद सकते हो, लेकिन उसके पूरे खेतों का मकान सबका सौदा 20-20, 30-40 लाख में करने वाले विभिन्न दलों के नेताओं को मैं जानता हूँ। वहाँ कर करके उनको दिखाया भावर में एक प्लॉट ये यहाँ दिला दिया, उसके बाद हमने क्या करना है ठाकुर साहब, तुम ही देखो, तुमने हम तो कभी आ गए तो वो रह देना, बाकी आप ही ने रहना है, सब कुछ करना है, ये तुमको 20 लाख दे रहे हैं, 25 लाख दे रहे हैं। लौटे जगह आया बेटा हल्द्वानी आया तो एक मोटरसाइकिल दिला देंगे। लड़का लग गया मोटरसाइकिल में, बाप को लगा 20-25 लाख मिल गए। फिर थोड़ी देर बाद उसको समझाया कि क्या करते हो, बुढ़ापा हो गया, एक प्लॉट दे देते हैं। वो भाबर में भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, यहाँ आपने कई खेत का कोने में कहीं उनको एक प्लॉट दे दिया, 10-5 लाख रुपये वहाँ से ले लिए, लास्ट में 10-5 लाख रुपये लेकर के फिर उससे कहा अब तो हम सोच रहे हैं वो बना देते हैं, रिसोर्ट बना देते हैं। और इस दौरान उसको 7,000 में 7,000, 8,000, 10,000 रुपये चौकीदारी के देते रहे। अब उसको लगा घर में मैं ही रह रहा हूँ, सब कुछ है, गाय भैंस मैं ही पाल रहा हूँ। अब जिस दिन वो रिसोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, वो जो पहले मकान मालिक था, मकान मालिक के साथ इसमें रह रहा था, रहते हुए जो उसको 7,000 रुपये तनख्वाह का लालच जो दे करके जो इन्होंने उसकी ज़मीनें हड़पी, उन हड़पने वाले को, उस बेचारे को आज वो अपने मकान से, खेत खलिहान से सबसे बाहर होकर चौकीदारी कर रहा है। क्या हमारे उत्तराखंड राज्य के कोई भी दल का नेता हो, सब ज़्यादा समय समय पर ये काफल पार्टी, खीरा पार्टी, हरीराव जी उबारे, हरीराव जी मैं दम भरता हूँ कि आ जाओ सामने, चलो एक बार पहाड़,
तुम्हारे चौनलिया से लेकर के नीचे भिकासन से लेकर के शालदे से लेकर उसी बेल्ट में अध्ययन कर लो कि पहाड़ के लोगों की दुर्दशा क्या हो रही है। हमारे यहाँ का व्यक्ति जो पहले भारतीय सेना की शोभा बढ़ाया करता था, जो उत्तर प्रदेश के सचिवालय की शोभा बढ़ाया करता था, आज वो अपने घर के अपने आंगन में दूसरे की चौकीदारी करने को मजबूर हो गया है। क्या ये हमारे जो सदन में पहुँचे हुए लोग हैं इस बात की कल्पना करेंगे कि मूल पहाड़ी की क्या दुर्दशा हो रही है? शेखर पाठी जैसे लोग तो कह देंगे, बहुत आसान है कहने के लिए कि मुगल 16वीं सदी में आ गए थे, 15वीं सदी में आ गए थे। 16वीं सदी में 15वीं सदी में आने का तब मालूम चलेगा। बताओ हमें 16वीं सदी में क्या मुगल लोग नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? किस घर में किस वहाँ पर आए? इनके लिए ये इतिहासकार के लिए आसान है कई बार जाना कि साहब हम वहाँ गए, हमें तो ये पदक मिल गया, उसमें ये लिखा हुआ है। तुमने कैसे पढ़ ली वो लिपि, कहाँ से पढ़ ली, किसने लिखा हो? उसका तो ऐसी स्थिति है जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल के बाद सत्ता में आए तो एक वो शिलालेख वहाँ गाड़ गई हैं, रख गई हैं। अब उस शिलालेख में उन्होंने जो उनकी इच्छा थी वो लिख दिया उन्होंने। ऐसी कोई शिलालेख ला के तुम हमें दिखा कह दोगे ये गाड़ा हुआ हमने फलानी जगह ले लिया। लेकिन असल तो बात चाहिए कि हमें बताओ कि ये जो है सुंदराकोट की इस चोटी में ये मुगलिया मस्जिद थी, पौड़ी के इस टॉप में ये मस्जिद थी, फलानी जगह ये मौलाना वहाँ रहा। सिर्फ इसलिए आज तुम ये पर्दा डालना चाहते हो कि वो बद्रीनाथ को जो है वो कहने लगे कुछ मुसलमान नाम देके थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था ये बद्रीनाथ धाम न होकर के कोई मुगलिया नाम दिया था उन्होंने, ठीक है। सिर्फ उनकी उन बातों को बल देने के लिए ये बद्रुद्दीन, हाँ बद्रुद्दीन की दरगाह ये उनके लिए। और जब ये देख लेते उन दरगाह वाले से पूछना चाहिए था कि तुम्हारे यहाँ तो दरगाह पूछना वर्जित है, तुम तो एक अल्लाह के मानने वाले हो, तो दरगाह अस्तित्व में कैसे आ गई? शेखर पाठी जी जैसे लोग इतिहासकार थे तो इतिहास के पन्नों से ये बात बताना चाहिए था उनको कि तुम्हारे यहाँ तो दरगाह कल्चर ही नहीं है। दरगाह वाले जो दूसरे बुत को जिसको पूजेगा तो वो तो गैर इस्लामिक हो गया। बिल्कुल, क्यों नहीं पूछ रहे उनसे? लेकिन वो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं जिनकी चेन लंबी है। उस चेन के तहत जिस राज्य में जिस सांस्कृतिक क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थिति क्षेत्र में हमारे लोगों ने मुगलिया अत्याचार के दौरान यहाँ अपनी साधना स्थली बनाई, यहाँ सुरक्षा पाई, उस क्षेत्र का आज इस्लामीकरण हो रहा है। उसको लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो है ज्योग्राफिक जिहाद हो रही है। लफ्ज़ जिहाद तो शब्द ऐसा है कि चलो हम उसको भूल नहीं देते, लेकिन वो कह रहे हैं डेमोक्रेटिक चेंज आ रहा है। अरे साथ से कहते हैं देवभूमि है, हमारे देवभूमि से ऋषि मुनियों ने कभी कोई सत्य छुपाया नहीं। और सैनिकों ने साहसपूर्वक साफ कहा है, जब हमारा सैनिक यहाँ कश्मीर में बलिदान दे रहा है, किसके खिलाफ बलिदान दे रहा है? उस आतंकवादियों के खिलाफ दे रहा है। तो तुम्हें साफ कहने में क्या हर्ज है? भैया देवभूमि है, यहाँ कभी कोई नहीं रहा, यहाँ यही रहेगा। तो भाई डेमोक्रेसी चेंज आ रहा है, ये आ रहा है, हल्के फुल्के शब्दों में क्यों करो? उस चेंज लाने का प्लान क्या है कि भाई 4 दिन पहले भला हो दीपक रावत जी का कौमार्य आयुक्त का, उन्होंने उनकी सक्रियता के परिणाम स्वरूप एक जगह वो पकड़ा गया है, एक वो यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी, एक उसमें पकड़ा गया, ठीक है। अब ऐसे कितने लोगों ने बना दिया। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी को हम चैलेंज कर देते हैं कि धामी जी अगर तुम ईमानदार हो पर्वतीय राज्य के प्रति, तुम्हें वोट बैंक की या सत्ता की लालसा नहीं है, तो यही मालूम कर लो कि जो लोग जिन जातियों को जिन वर्गों को सिर्फ का आरक्षण राज्य के अधीन है, मतलब उनका जरूरी नहीं कि अब वो बाहर का, मतलब कोई जाति अगर यूपी में आरक्षण वाली है, फॉर एग्जांपल अंसारी शब्द है, अंसारी को अगर अंसारी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पिछड़ी जाति में आ रहा है तो लेकिन उत्तराखंड का ही अंसारी उसका लाभ लेगा, ये नहीं कि वो बिजनौर का अंसारी आकर के यहाँ का सर्टिफिकेट बना के उसका लाभ ले लेगा। तो जांच कर लो कितने लोगों ने फर्जी वो कर लिया है। नहीं, लेकिन भाजपा तो इस समय जो है इसकी समर्थक है। अगर आप देखें ऋषिकेश में नगर निगम चुनाव में आपने पासवान को चुनाव लड़ाया। अब वो यही तो बता रहा हूँ मैं, ये जो पासवान ये जो आ गई ये वोट बैंक की राजनीति हुई। इसलिए एक तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब हम इस राज्य के हित की बात करते हैं, मुझे या किसी भी नागरिक को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी आईने से न देख करके हमें सबसे पहले मैंने पहले शब्द प्रयोग किया, मैं पहाड़ के उस शिखर पर पैदा हुआ व्यक्ति हूँ, जो मैं आज भी अपने को पहाड़ की चोटी मानता हूँ। हल्द्वानी में रहता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे मस्तिष्क में पहाड़ है बसा हुआ,
ठीक है नहीं। यहाँ सब लोग जो है तराई में मकान ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। मैंने अपने बच्चों के रहने के लिए सब लोग देहरादून ढूंढ रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हमने नैनीताल में मकान भी ढूंढा, अपने घर के पुराने पैतृक मकान को ठीक करने की सोची, वहाँ जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हमने वहाँ की जड़ें नहीं छोड़ी, हम अपने मूल गाँव को नहीं भूले आज भी। हम मूल गाँव जाते हैं। मेरा बचपन नैनीताल में गुजरा, मुझे लगा है नैनीताल में रहने के लिए, हमने नैनीताल में अपने बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था कराई। ये मेरा पहाड़ के प्रति प्रेम है। उस पहाड़ के प्रति प्रेम के मध्य अब आज की तारीख में मैं सोचता हूँ कि भले ही मेरी दृष्टि में ये राज्य में राज्य आंदोलनकारी नहीं रहा। कभी किसी ने फोटो छाप दियो, कहीं राज्य आंदोलन में, तो बात अलग है। किसी परिस्थिति में कोई जुलूस निकल रहा हो, वकीलों ने जुलूस निकालो, कहीं हम गुजर रहे हो, हमारा फोटो आ गया हो, ऐसी बात है। लेकिन मैं इस राज्य के दूरगामी नुकसानों को जानता था कि इस राज्य का दूरगामी नुकसान पर्वतीय मूल के लोगों के लिए क्या होने वाला है। आज पर्वतीय मूल के लिए लोगों के लिए नुकसान ये हो गया है कि पर्वतीय व्यक्ति अपने घर में अपने आंगन से बेघर हो रहा है। बेघर होकर के ऐसा बेघर हो रहा है कि जिस जगह का वो मालिक था वहाँ चौकीदारी करने को विवश हो रहा है। और उसके लिए हमारे किसी भी राजनीतिक दल के नेता को बोलने, सोचने या कुछ करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसको जो डॉक्टर शेखर पाठक जी ने जैसे कहा कि 15वीं सदी से आए थे, उसको वो 15वीं सदी का जो यहाँ जो वोट बैंक है वो आज ज़्यादा प्रभावित दिख रहा है बजाय पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को। तो उन्होंने ठाकुर, ब्राह्मण, हरिजन इसमें बांट दिया, ठीक है नहीं। हरीश राव जी के लिए यशपाल जी आँखें काटे हैं क्योंकि उनको लगता है ये अनुभवी व्यक्ति है, कल ये व्यक्ति नेता बन जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी के लिए दूसरा व्यक्ति आँख का काटा है, तीसरे के लिए तीसरा काटा है। सबके लिए आमने सामने नेता एक दूसरे के भले ही मीठी बातें करते हो, चेहरे मुस्कुराते बांधते हो, हम जानते हैं अंदर से ये लोग एक दूसरे की खाल में रहते हैं, खाल खींचने के तैयार रहते हैं, भले ही बाहर से कितनी मीठी बात। इन लोगों के आपसी प्रतिद्वंद्विता का परिणाम ये है कि ये सिर्फ वोट बैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे कोई दल हो, और उस वोट बैंक की लड़ाई में आज पहाड़ पिछड़ गया है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी जो रजत जयंती वर्ष राज्य स्थापना का हुआ, विशेष सत्र आयोजित हुआ देहरादून में विधानसभा में, उसमें एक तो क्योंकि आप ही की बात से जुड़ा हुआ सवाल निकल रहा है कि एक तो भाजपा के प्रवक्ता और मौजूदा विधायक धर्मपुर विधानसभा सीट के विनोद चमोली जी, हाँ, उन्होंने सदन में पुरजोर तरीके से एक मूल निवास की आवाज़ उठाई, ठीक, जिस पर पुराने कांग्रेसी और वर्तमान में भाजपा के विधायक उपाध्याय जी, किशोर उपाध्याय ने, उन्होंने कहा कि भाई हम गंगा का पानी रोक देंगे, नदी का पानी रोका जा सकता है। इसको लेकर कि भाई क्या मूल निवास की परिकल्पना को लेकर क्या होना चाहिए। दूसरा सवाल इसी पे जोड़ता हूँ मैं क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड की आपने भी वर्ड यूज़ किया कि एक डेमोग्राफिक चेंज का आपने यूज़ किया। तो उत्तराखंड में जो वार्ताएं हमारी लगातार हो रही, उनसे एक निष्कर्ष निकलता है कि एक तो उत्तराखंड में वो लोग हैं जिन्हें आप कहते हैं मूल निवासी या पहाड़ी, एक दूसरा वर्ग वो है कि जैसे कल हमारी बीच में बात हुई थी, यहाँ जायसवाल लोग या बनिया समुदाय जो पिछले 4-5 पीढ़ियों से, 7 पीढ़ियों से, 10 पीढ़ियों से यहाँ आ गया, और मुझे लगता है कि उन लोगों से भी उत्तराखंड के मूल निवासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत किसी को नहीं है। तीसरा वर्ग जो तैयार होता है वो तीसरा वर्ग वो है जो कि इन 25 वर्षों में उत्तराखंड में बाहर से आया है, विशेषकर नौकरशाही के साथ आया है। कि ऐसा बहुत जगह देखा जा रहा है, बहुत सी वार्ताओं में शब्द आए कि नौकरशाही का कोई व्यक्ति बिहार से आया या कोई इलाहाबाद से आया तो अपने साथ ठेकेदार भी लाया और ऐसे बेरोजगारी भी लाया जिन्हें कि यहाँ सरकारी नौकरियों में कब्जा कर दिया गया। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, विनोद चमोली जी और किशोर सदन 25 वर्ष पहले तो राष्ट्रपति यहाँ आई, सदन में रही, सदन में उन्होंने वो किया, एक सही है। उनके उपस्थिति के बीच में सदन के चलने के दौरान विनोद चमोली जी ने, और विनोद चमोली जी के साथ ही आप वो हमारे किशोर उपाध्याय जो ज़्यादा मुन्ना सिंह चौहान जी, मुन्ना सिंह चौहान को मैं एक ऐसा नेता मानता हूँ जो बौद्धिक रूप से इस सदन के अंदर सबसे सक्षम व्यक्ति है। मेरी दृष्टि में यह है कि मुन्ना सिंह चौहान एक, भले कि उसको वो स्थान नहीं मिल पाया है,
जिसके हाँ, मुन्ना सिंह चौहान जी का नाम लेना भूल गया। जिसका वो हकदार थे। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान या विनोद चमोली जी या किशोर उपाध्याय जी या अन्य जो बोल रहे हैं, मैं अब किशोर उपाध्याय जी जैसे लोगों तो ये पॉलिटिकल लोग हैं, कब आज इधर या कल उधर, ये उसको हम नहीं कह सकते। लेकिन जब चमोली जी जैसे लोग बोलते हैं और एक आपको लगता है कि सत्ताधारी दल के अंदर रहते हुए भी उन्होंने ये बात बोली है, तो वो चमोली जी की आवाज़ नहीं है, वो पूरे पहाड़ का दर्द है, इसको समझना चाहिए। अब समझने के बीच में चमोली जी की बात की सार्थकता तब होती जब वो सदन में कहते कि ये जो आप 2002 को मानक बना रहे हो राज्य के निवासी का, यही बेईमानी है। आपको राज्य के निवासी मूल निवासी होने का मानक सन 50 को 53 को जो मूल निवासी से संबंधित है उसको बनाते। लेकिन ये तो नित्यानंद स्वामी जी ही कर गए जब राज्य स्थापना। तो उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलती कर गया तो मैंने बता दिया कि नित्यानंद स्वामी जी को बनाया था। नित्यानंद स्वामी हरियाणा के निवासी थे, वो भावनात्मक रूप से पहाड़ी नहीं थे, ठीक है नहीं। और ये जो इसीलिए मैंने आपको बताया कि पूरन सिंह मेहरा जी को मैं नेता से ही मानता हूँ कि उन्होंने उसी में कहा, उसमें नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने मुझे कहा पंडित जी तो देखो तो अटल जी कौन तो आएंगे कि जोर तो करो, हमने कहा भी उत्तराखंड से चाइना गेट हो जाएगा, ये चीन के आने का रास्ता प्रखर हो जाएगा, ये हम लोगों ने उस समय कहा था। तब लोग हमको भगतदार जैसे लोग हमको लगते थे यार ये ज़्यादा वो कर रहे हैं करके, ठीक नहीं। मतलब जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग थे जिनको लगता था हम उत्तर प्रदेश में हमारा व्यक्तित्व जीरो है, हम वहाँ जा कभी धक्का मार के किसी ने कर दिया हम एमएलए एमएलसी बन जाएंगे, एमएलए बन या पर्वतीय विकास मंत्री बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा बन जाएंगे, कोई पद मिल जाएगा, लेकिन वहाँ हमारा वो नहीं होगा। तो उन लोगों की महत्वाकांक्षा थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों ने राज्य बना दिया, लेकिन उनके मन में पहाड़ का दर्द नहीं है, लेकिन वो शब्दों में पहाड़ी दर्द बिखेरते हैं। चाहे हरीश रावत हो चाहे ये लोग हैं, ये जितने लोग हैं ये पर्वतीय जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हैं। मैं आपको आज बता दूं, ये कई बार एमपी रह चुके हैं, सब कुछ सारी चीज़ें रह चुके हैं, लेकिन इनकी ये राष्ट्रीय दलों से जुड़े लोग हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ऊँची हैं। इनको लगता है कि हम केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से चलेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे तो हमको कल ये पद मिलेगा, ये पद मिलेगा, ये पद मिलेगा, हमारा अस्तित्व जिंदा रहेगा, व्यक्तिगत अस्तित्व जिंदा रहेगा। लेकिन हमारे लिए व्यक्तिगत अस्तित्व चिंता नहीं है। हम भी चाहते कि इन्हीं गलियारों से, राजनीति के गलियारों ने बगदाद में तभी हमसे कहा था 2002 में तुम्हें बीजेपी में संगठन में आते हैं, अब आप भले स्वीकार करें न करें। इसी घर में अनिल डब्बू के साथ आए थे, इसी जहाँ आप बैठे हो तभी एक मंजिला मकान रहता था, यहीं अनिल डब्बू के साथ आए थे। तब उन्होंने मुझे सुझाव दिया था, मैंने कहा नहीं बगैर मैं अपने ठीक। उन्होंने कहा था सरकारी वकील बनाते, मैंने कहा नहीं, मैं कहा मैं ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, रात को उसका धन लेना मेरे लिए वर्जित है, ठीक है नहीं। मैं कहा दो हाँ मैंने उनसे यही इसी बैठ कहा था। डब्बू जी उनके साथ आए थे, आज अब भले दोनों मना कर जाएँ, लेकिन इसी घर पर इसी जगह पर अब ये उनकी कोठियाँ बड़ी हो गई, हमारी कोठियाँ है, लेकिन इसी जगह पर जहाँ आप बैठो यहाँ पर बगैर और डब्बू जी आए थे। यहाँ उनसे बातचीत हुई, भगतदा ने मेरे व्यक्तित्व से चिंता करने का प्रयास किया, मैं उनके लिए उनका एहसानमंद हूँ। उन्होंने कई ऐसे लोगों को जो सिर्फ चालान निपटाने की वकालत करते थे उनको हाईकोर्ट तक का वकील बना दिया। ये उनकी सत्ता के का ताकत का परिणाम था। लेकिन मेरा अपना ब्राह्मण का स्वाभिमान था, ब्राह्मण कुल की मर्यादा था, मुझे ये लोग नहीं देना, अगला लोग भी देना है। मैंने साफ कह दिया भैया मैं कम से कम ऐसा एहसानमंद होकर रात को उसका धन बनाना नहीं हूँ। मैं अपने संपर्क से अपने आधार पर वकालत करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं ऐसा काम करने वाला नहीं हूँ। मैंने यही मना कर दिया, ठीक है नहीं। उन्होंने बीजेपी के लिए कहा, मैंने कहा भाजपा में भी नहीं। क्यों, मेरा स्वभाव ही नहीं। जब मैं बीजेपी में जाना होता जिसमें जिन्ना साहब लोगों ने मुझसे कहा था कि तो उत्तरांचल उत्थान संघर्ष समिति की उत्तरांचल उत्थान परिषद की कुमाऊँ की जिम्मेदारी लो, यहाँ की जिम्मेदारी लो, मैंने तभी मना कर देता, संघ के लोगों से मना कर देता। मैंने कहा अपना वहाँ तक का ठीक है, जितना ब्राह्मण के रूप में हिंदुत्व की सेवा का मेरे को मौका मिल रहा है उतनी भी सेवा करूँगा। जिस दिन मुझे लगा ज़्यादा हो गया मैं उस दिन संघ के पुजारी से वापस आ गया। मैंने कहा अपना काम धाम करूँगा, ठीक है। मैं यहीं नहीं रहा, आंवला वगैरह कई जगह रहा हूँ मैं संघ का प्रचारक, ऐसा नहीं मैंने इससे तो रहा हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ संघ के प्रचारक के रूप में अपना यौवन काल लगाना एक विषय है, लेकिन यौवन काल के बाद का जब प्रतिष्ठित हम कल्पना करते हैं तो वहाँ पर संघ के प्रचारक का जीवन बड़ा दुष्कर सिद्ध है। आज लोग बड़ी आसानी से आरएसएस नाम ले लेते हैं, संघ नाम ले लेते हैं। कई बार जैसे आपने कई जगह ले लिया कि संघ वाले ऐसा कर रहे हैं, संघ वाले ऐसा कर रहे हैं। संघ वाले ऐसा वैसा कहीं नहीं कर रहे हैं। संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ का प्रचारक, इस भारत राष्ट्र के लिए, वेद संस्कृति के लिए समर्पित एक ऐसा संगठन है
जिसमें प्रचारक के आज भले ही जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ के लोग प्रचारक को थोड़ा साधनों के रूप में या बहुत ज़्यादा प्रभावशाली समझते होंगे। नहीं, मैंने भी किसी संघ के प्रचारक का नहीं कहा, लेकिन मैंने पेड़ में जो फल लगेगा ना, तो फल मैं बता रहा हूँ, पेड़ का तो जिक्र करना पड़ेगा। हाँ, पेड़ की मैं बता रहा हूँ, लेकिन संघ का प्रचारक एक मेरी दृष्टि में, और क्योंकि मैंने उस संघ के प्रचारक को व्यवहार में जिया है, एक अघोषित सन्यासी है, भगवा वस्त्रविहीन सन्यासी है। हम उस कालखंड के संघ के कार्यकर्ता हैं जब मैंने तिलक राज कपूर जी हमारे वो होते थे संघ के प्रचारक, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, कहाँ से आकर के पहाड़ों में जगह जगह उन्होंने संघ का कार्य किया। आज तो सारी साधन हैं, तब शाम का भोजन भी कहाँ होगा, इस बात की वो मुझे रहते थे, 2-2 दिन तक भूखे रहते थे। आज हमारे कई केंद्र पर जिनके साथ हम रहे हैं, कई विषम स्थितियाँ ऐसी आती थी जिसकी आप कल्पना नहीं करते, जिसको हम मतलब बोल नहीं सकते हैं। उन विषम परिस्थितियों में इस क्षेत्र में संघ के विचारधारा के, हिंदुत्व की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा का फैलाव हुआ है, वो हम लोग लिए गर्व की विषय है। लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए वो फैलाव होने गर्व का विषय ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि ये जो फैलाव हुआ है, इस फैलाव के बीच में जो अगर कोई निराशा पैदा हुई, और निराशा का हमें संभावना लग रही है, तो यह क्षेत्र जो जैन जी जो आप पड़ोस में नेपाल में देख रहे हो, उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में आ जाएगा। ये हमारे दोनों राष्ट्रीय दलों के नेताओं को सोचना चाहिए कि कैसी चीज़। निराशा में बताया, निराशा इसलिए कि जब हम देखते हैं अल्मोड़ा जैसे शहरों में, पिथौरागढ़ जैसे शहरों में MSc पास लड़के, PhD पास लड़के छोटे छोटे काम के लिए विवश हैं, मूल निवासी, ठीक है नहीं, कहीं से दूर से बाहर से आकर के लोग आप नेताओं के संपर्क हैं। जैसे उन्होंने तो कह दिया आसान है, मुगल काल सन 1615 से यहाँ हैं, सारे ठेकेदारी से लेकर के सारे धंधे, इनको लग रहा है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ सारे धंधों में बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं। वहाँ के लोगों के पास रोजगार साधन नहीं गया, वो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। और आज तो ये स्थिति है कि थारू वो हमारी जनजाति के लोग जो उत्तर प्रदेश में अच्छे पदों में पहुंच गए थे, मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कोई धारचूला मुंशियारी से कोई लड़का IAS निकला हो। इवन PCS में भी कितने निकले ये गणना करनी पड़ेगी तब का, अगर स्टडी की जाए कि क्या स्थिति है, या जौनसार के क्षेत्र से कितने लोग निकले हैं ये राज्य गठन के बाद। तो ये क्या हम लोग के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? अब इसके दुर्गम परिणाम क्या होगा? क्या माओवाद नक्सलवाद कैसे पैदा होता है? उनको ये तो देखना है, देखने साले यार ये तो आया, वहाँ से आया, फलानी जगह आया, ये कल ये नेता क्या सोच रहे हैं, ये बच जाएंगे। नेपाल में नेताओं की कोठियाँ लूटी है, तो क्या इनकी ये जो संपत्तियाँ बना रहे हैं जगह जगह, ये बच जाएंगी? जब यहाँ के जनता आक्रोश में आ जाएगी, आज कोई बेरनाग में कोठी बना रहा है, कोई देहरादून में कोठी बना रहा है, कोई हल्द्वानी में कोठी बना रहा है, कोई किसी और जगह कोठी बना रहा है, उन लोगों की कोठियाँ का अस्तित्व रहेंगी जब जनता विद्रोह में आएगी। उस विद्रोह की आग में इस क्षेत्र में उसका परिणाम क्या होगा? मैंने बताया कि यहाँ जनेऊ उत्तरायण आंदोलन शुरू हो गया। मैं उस कालखंड का पैदाइशी व्यक्ति हूँ जिस समय वामपंथी सोच ने इस क्षेत्र में की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए बाहरी मिशनरियों के साथ गठजोड़ करते हुए जनेऊ उतार तक का दौर चला दिया था। क्या जनेऊ के बिना, टीका चंदन के बिना, या पूजा पाठ के बिना, मंदिरों के बिना हम यहाँ के सांस्कृतिक विरासत की कल्पना कर सकते हैं? आप भी बताओ कि सांस्कृतिक विरासत की हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। आज अब मैं कुमाऊँ में बैठे हूँ, अब मैं थोड़ा और क्षेत्रवाद में आ जाता हूँ। क्या आप कुमाऊँ क्षेत्र की कल्पना बिना खतरों तैयार के कर सकते हो? ठीक बात है। अगर काले कौवा त्यौहार मनाते हैं, हम काले कौवा में घुघुती बनाते हैं। घुघुती क्या है? घुघुती एक पंक्षी है क्षेत्र का। वो पंक्षी है, चाहे गढ़वाल में भी आपको मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा, हिमाचल में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उस सबके परिवेश से कितना हमारा पूर्वजों ने किस तरह की लड़ी है, क्या वो सबको जो है उन सांस्कृतिक परंपराओं को भुला करके हमें खतरों के बारे में बताया नहीं। खतरवाद क्षेत्रवाद का प्रतीक, अरे खतरवाद में देखो तो इजराइल तक है खतरवाद। अगर ये राजनीतिक नेतृत्व में थोड़ा स्वाभिमान होता तो खतरवे को कुमाऊँ गढ़वाल के बीच की वो विद्वेष का आधार बना करके कुमाऊँ के राजाओं की यहाँ से इटली तक के, आप इतिहास यमुनादत्त वैष्णव जी यहाँ के प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी पुस्तकों पढ़ो, यहाँ वहाँ इटली तक वो चीज़ आपको मिलेगी कि खतरवा जिस रूप में हम मनाते हैं पहाड़ की चोटी में बैठ करके, फिर वो शिखर आप कहोगे फिर पहाड़ी पन में बोल रहा है, लेकिन जब हम जिस रूप में यहाँ पहाड़ की चोटी में खतरवे के दिन खीरा काटते हुए धुआं बनाने का हम यहाँ वो करते हैं, वो उस तरह की वो इटली तक की बेल्ट में है वो।
लेकिन हमें सांस्कृतिक विरासत दूर करने के लिए कहाँ कर दिया उन्होंने? गढ़वाल से जोड़ उन्होंने दिया। कहा नहीं, ये तो कुमाऊं ने गढ़वाल में फतह करी थी, यहाँ तक का सीमित कर दिया। अरे हमारे यहाँ के जितने कचूरी राजाओं ने, इन्होंने कितना स्वाभिमान लोगों का क्षेत्र रहा, उनकी वीर गाथाओं को हमें याद दिलाने के बजाय जो वामपंथी इतिहासकार यहाँ पर ये तो दर्शा रहे हैं कि मुगल 16वीं सदी 15वीं सदी में आगे थे, वो ये नहीं बता रहे कि साहब ये यहाँ के कचूरी राजाओं के कालखंड से लेकर उससे पहले तक यहाँ तक जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत वहाँ तक थी, इजराइल तक थे। अरे मैं इटली तो छोड़ो, जो इनकी पूजनीय जो नेता हैं इटली तक थी कह रहा हूँ मैं, इटली तक थी। लेकिन वो सबको हमें भुला दिया। मतलब सिर्फ वही कि धीरे करके इस क्षेत्र को भी एक ऐसे दौर में ले आना कि आज भले ही कांग्रेस वाले खुश हो सकते हैं, आज उनको लगता है कि क्या पता बीजेपी के खिलाफ असंतोष होगा, हम सत्ता में आ जाएंगे। बीजेपी को लगा कांग्रेस के खिलाफ होगा, हम सत्ता में आ जाएंगे। अरे तुम दोनों के खिलाफ जब असंतोष होगा तो इस देश को, इस क्षेत्र को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल उस दौर की कल्पना करो। अब मुख्य बात आई कि मैंने उस समय बताया कि जब ईसाई मिशनरियाँ यहाँ आ रही थी, हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों का, जो गरीब ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए लोग थे, जो उनको लगता था कि इन लोगों को ये पढ़ाई के नाम पे इन लोगों को ऐसे जगह बाहर ले जा सकता है, कर जा सकता है, ईसाई करके ऐसे हमको इनकी सांस्कृतिक विरासत से मोड़ा जा सकता है। हाँ, जैसे हमारे पंत बिरादरी से कई लोग हैं, मैं यहाँ पाकिस्तान की वो प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी बनी, वो तो लेबियाट है, वो तो ये मैं अभी इस कालखंड में बताऊँ तो पाकिस्तान का तो वो है, ये इस क्षेत्र में जैसे आप यहाँ से गढ़वाल को जाओ, कहाँ से, बैजनाथ से, हाँ, ये ग्वालदम से लेकर के जो ये बेल्ट है वो मिश्रा लोगों की बेल्ट है। अब ईसाइयों के बीच में देखो कितने पुराने ईसाई जो है मिश्रा हैं, फादर वगैरह कितने पदों में बैठे हुए हैं। अब इसको तो संघ की ने जो आरएसएस का महत्वपूर्ण योगदान है कि संघ ने ऐसे उसको रोक दिया, थाम दिया। लेकिन अब ये राज्य बनने के बाद क्या स्थिति आई है, मैं ऐसे कई गाँव गिना दूँगा जिन गाँवों से आज यहाँ की लड़कियों को लोग ले जा रहे हैं, भगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अलग अलग उसके, और ये किसी एक वर्ग के नहीं, अच्छे राजपूत परिवार से, ब्राह्मण परिवार, सब जगह से, ठीक है नहीं। लेकिन आज एक शब्द नहीं बोल पा रहा उनके खिलाफ, या तो लोक लाज के खिलाफ। क्यों? जो सामाजिक चेतना, संयुक्त रूप से जो चेतना होनी चाहिए थी, वो चेतना को इतना ख़त्म कर दिया गया है कि आज व्यक्ति अपने हैंड टू माउथ कहते हैं ना, हैंड टू माउथ, अपने पेट के लिए अपने हाथों का तक के योगदान आ गया। हमारा पहाड़ वहीं तक सीमित हो गया। 2000 जब हम 75 से पहले की पहाड़ को देखते तब ऐसा पहाड़ नहीं था, ठीक है ना। आज का पहाड़ जो है, इस राज्य गठन के बाद का पहाड़, जो लोगों को भले लगता हो कि हमने बहुत विकसित कर रहे हैं, बहुत ये क्या कहते हैं, सड़कों के जाल के हिसाब से इस दृष्टि से आप निर्माण होता आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस निर्माण की गुणवत्ता क्या है, इसको परखना है। किस तरह के लोग बना रहे हैं, बनाने वाले क्या तकनीकी रूप से विशेषज्ञ लोग हैं, या धन की औपचारिकता या धन की बंदरबाट हो रही है, इसको परखना हो तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्मोड़ा से हल्द्वानी की ओर आओ, क्वारब एक जगह है, पिछले 20 वर्षों से वो सड़क रोज़ ख़राब हो रही है। यहाँ के महामहिम मुख्यमंत्रियों के, चाहे वो किसी दल के रहे हों, हर मुख्यमंत्री जो कहते हैं हम पहाड़ के हैं, पहाड़ के सुचेतक हैं, हमारा हम मडुआ खाते हैं, हम गौत खाते हैं, ये कहते हैं यहाँ देहरादून में बाजार लगा रहे हैं, वो कई बार उन जगहों से होते हैं, अब तो जहाज़ से उठ के चल जा रहे हैं। उनसे पूछो भैया कि तुम्हारे कितने करोड़ रुपये खर्च कर दिए, उसी की जाँच करा दो तुम, बहुत दूर में जाने की जरूरत नहीं है। क्वारब से लेकर के, क्वारब का से लेकर के अल्मोड़ा के बीच का जो मार्ग है, मतलब पुराने मार्ग कोई ख़राब नहीं होते हैं, और जिन मार्गों में पैसा लगा रहे हैं वो पैसे रोज़ ख़राब हो रहे हैं। मल्लुआ हटाने के नाम पर कितने करोड़ रुपया उसकी जांच करा दो। सरकारें कहती हैं हम भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, दोनों दलों के नेता बता दें, वहाँ के अल्मोड़ा के विधायक जी बता दें, क्या देखा, विधायक जी कहते हैं भैया मैंने ये काम कर रहा हूँ वहाँ, मैंने ये जाँच करा दी, सदन में इतने प्रश्न उठा दिए, घोटाले की जांच करा दो करके। लेकिन क्यों, सब थाली के एक बट्टे। प्रशासनिक अधिकारियों का आज का ये राज्य, अगर एक लाइन में कहूँ, आप अगर राज्य आंदोलन के समर्थक हो, राज्य आंदोलनकारी हो, तो बुरा मत माना, यह राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता और राज्य आंदोलनकारी राज कोष के मौज ले रहे हैं, ठीक है। उस राज कोष के मौज लेने में वो राज्य के गठन के, राज्य के अस्तित्व के, राज्य के उत्थान के विषय को भूल चुके हैं। और ये विषय जो हमने बताया, उत्तरांचल एक भारत माँ के उत्तरी अंचल का था, उसका आंचल के स्वरूप में देता था,
जो राज्यवाद सबसे पहले जो उन्होंने शब्द चेंज किया, जो उत्तरांचल प्रदेश गठित हुआ उसकी जगह उत्तराखंड शब्द लाया, वो खंडित होने के दौर में पहुंचने की स्थिति आ रही है। इसका समाधान क्या है? मतलब अगले वर्षों में अगर कोई जनवादी सरकार बनती है, समाधान तो इन लोगों को सुना है, जो हमारे जो नेता लोग हैं ना, जो जिस दल के, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, मतलब मैं देख रहा हूँ जो नेता कौन आ रहे हैं, कौन व्यक्ति नेता बन रहा है, जो ठेकेदार है ना। बहुत बड़ी, आप एक बार स्टडी करो, उस अध्ययन में आपको ये चीज़ सामने आएगी कि जो पूर्व में किसी विधायक का प्यारो रहा है, हाँ, व्यक्तिगत सहायक रहा है, वो यहाँ मुख्यमंत्री बन जा रहा है। आपका इशारा पुष्कर सिंह धामी जी किसी की ओर नहीं, अरे पूर्ववर्ती और भी देखो ना, मेरे पुष्कर सिंह धामी चाहिए, उसकी किसी मतलब नहीं, मतलब ये और कौन है पुष्कर सिंह धामी? आप देखो, ये पत्रकार लोग, आप अध्ययन करो, कितने लोग ऐसे रहे हैं कि जो ठेकेदार थे, जो रानीखेत से लेकर देहरादून तक छोटे मोटे ठेके, 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं, 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर को तो गणना करनी पड़ती है लंबा, क्या इतना मैंने किया, इतने का करोड़ों का ठेका कर रहा हूँ, उसको कम से कम हिसाब किताब बना दो। छोटे छोटे 100 मीटर के जॉब लेने वाले जो ठेकेदार थे, वो शीर्ष पे पहुँच गए, जिनकी आजीविका का कोई साधन नहीं था, वो शीर्ष पे पहुँच गए, आज वो अरबों में खेल रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार, इनकी जाँच कराओ, इनकी जाँच कराओ तो अधिकारी की जाँच वैसे जाएगी। लेकिन मैं बताया ना, पत्रकार अधिकारी दोनों का गठजोड़। अधिकारियों का काम है किस तरह ये दिखाना कि हम तो बहुत एक्टिव हैं, ठीक, प्रशासन अधिकारी की ये स्थिति है। पत्रकारों का काम है अधिकारियों से निकटता करना, अपना व्यक्तिगत काम कराना, जो अधिकारी उनके चाहते हैं, जो उनकी सेवा टहल कर दे रहे हैं, उनकी खबरों को ले आना, बाकी के लोगों को गोल कर देना। नेताओं को तो मैं बता दिया कि नेताओं के सामने तो स्थिति जो है ही है कि सत्ता के करीब रहिए, जो सरकार गए, राव जी आए, राव जी जिंदाबाद बोल दो, दूसरा आए तो दूसरे की जिंदाबाद बोल दो। उस जिंदाबाद के बाद जो है नेताओं का अपना उनकी संपत्तियों की जांच करने वाला कोई नहीं। कभी आंकड़ों में गिना देते, ये कहते हैं ना रोज़ हमने भ्रष्टाचारी पकड़े हैं, ठीक है नहीं, अरे भ्रष्टाचारी कितने पकड़े हैं और इतने बड़े राज्य के अंदर, और उन भ्रष्टाचारियों को लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। आज तक NH घोटाले के लोगों को आप सज़ा नहीं दिला पाए, उनके मुकदमे वापसी की तैयारी कर दी। ये भ्रष्टाचारियों के पकड़ने की का प्रतीक है या उनको बचाने का प्रतीक है, ठीक है। नकली शराब के जो शराब के धंधे की बात आती है, चलो आप अगर यहीं के कंपनियां हैं, यहाँ के उद्योगों से अगर कोई शराब बन रही है, उस शराब को आप वैध तरीके से लाइसेंस देके बिक्री की व्यवस्था कर रहे हो, तो ये एक बात है, ठीक है। लेकिन जब नकली शराब बन करके यहाँ इन क्षेत्रों में बिक रही है, नकली शराबों के जानकारियाँ आपके सामने आ रही हैं, और यहाँ से बनी हुई नकली शराबें दूसरे राज्यों में पकड़ी जा रही हैं, किसी और राज्य के ब्रांड में, तब पत्रकार से लेकर के प्रशासनिक मशीनरी से लेकर के नेता चुप हो जाते हैं। ये क्या माना जाएगा? इसका मतलब ये है कि ये जो मैं बताया ना, वो दरमाड़ का जो नशा, जो दरमाड़ में एक शाखा से हमने नशे की मुक्ति का अभियान चलाया था, अब लगता है कि संघ के लोगों को ये सत्ता का गलियारे के हम मोह छोड़ करके सामाजिक चेतना की दृष्टि उसी दिशा में काम करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें मतलब कांग्रेस से तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा हमें इस क्षेत्र के लिए है नहीं, ठीक है नहीं। UKD के काशी जैसे लोग अच्छे लोग थे, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि वो गलत उसमें रह गए। अब रह गई बात कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दूरगामी इसको देखते हुए कि ये खंडित दौर में दिशा में न जाए राज्य, तो वो जो चमोली जी की जो चिंता सदन में है, वो चमोली जी भले ही मेरी उनसे व्यक्तिगत पहचान नहीं है, लेकिन मैं वो चमोली जी की चिंता में आगे वो बेचारे बुद्धिजीवी, हमारे एकमात्र विधायक जिसको मैं सदन का बुद्धिजीवी मानता हूँ, उनसे भी मेरा ऐसे सीधा कभी वैसे परिचय हुआ तो बात और रही में, यहाँ मेरा मिलना जुलना नहीं होता क्योंकि नेताओं से ज़्यादा मिलता ही नहीं हूँ, ठीक नहीं। वो हमारे जौनसार के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, हाँ, मुन्ना सिंह चौहान को मैं एक सदन का एक परिपक्व व्यक्तित्व मानता हूँ। ये बात और है कि इस पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से उनका कितना उपयोग हो पाया है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों की जो चिंताएं, जब वो सदन में चिंताएं व्यक्त करते हैं, वो दलगत राजनीति से हट करके वो पर्वतीय हित में उनकी चिंताओं को लिया जाना चाहिए। लेकिन होगा क्या, देर सवेर यही राजनीतिक दल कोई पहाड़ में उनके पुतले जलाएंगे, कोई मैदान में उनके पुतले जलाएंगे, और इन पुतले जलाने की स्थिति क्या होगी कि सदन में पहाड़ी को गाली दी जाती है, तो वो मूवमेंट के दबाने के लिए अलग मूवमेंट पहाड़ों में खड़े हो जाते हैं कि कहीं ये जाति वो न हो जाए, पहाड़ की आवाज़ को, पहाड़ जलने लग गया था उसको दबाने के लिए आप दूसरे आंदोलन कर सकते हो।
लेकिन आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि इस बात की चिंता कभी नहीं रहेगी राज्य के नेतृत्व को कि देहरादून इस राज्य का गेट है, हरिद्वार इस राज्य का गेट है, हल्द्वानी इस राज्य का गेट है, रामनगर इस राज्य का गेट है, कोटद्वार इस राज्य का गेट है। इन गेटों में प्रवेश से ही लगना चाहिए कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर आ गए हैं। ये कब लगेगा? जब हमारे क्षेत्र के आराध्य देव गोलजू हैं, तो हल्द्वानी जैसे जगह पर आते हैं, रामनगर जैसे आते हैं, तो गोलजू के भव्यता लिए हुए स्थान ऐसे लोगों लगना चाहिए। न्याय का क्षेत्र है। गढ़वाल के बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम हमारे हैं। उन 4 धामों के प्रवेश के साथ साथ वो होने चाहिए, वो उनका प्रतीक चिन्ह भी जो है कभी मनुष्य को प्रेरित करते हैं। लेकिन आप किसी दल ने ये प्रयास नहीं किया है। उसने क्या किया है, इसको आप अंदर न लगे। हल्द्वानी में वो होगी, छठ पूजा होगी, किच्छा में छठ पूजा होगी, यहाँ छठ पूजा होगी, छठ के त्यौहार मनाए जाएंगे। हम छठ मैया सबका भला करे, लेकिन उस सब के बीच में आप नेता लोग उसको महत्व देने, गणेश उत्सव होगा, सब मैं बता रहा हूँ, सब त्योहारों को आप महत्व दीजिए, लेकिन उस सब के बीच में ये कल्पना कीजिए, ये इस कल्पना से बाहर मत जाइए, इस सत्यता से बाहर मत जाइए कि जिस राज्य के अंदर आप प्रवेश करते हैं वो एक भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ प्रमुख राज्य है। उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। उस सांस्कृतिक पहचान को पहले सामने रखिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उस सांस्कृतिक पहचान से को साथ रखने का भी नेता लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा हर नेता जो है उससे दूर भागने का प्रयास कर रहा है। उसको ये डर लग रहा है कि मेरे पास पहाड़ी का ठप्पा नहीं लग जाए। तो ये पहाड़ी का जो ठप्पा लगने का जो डर है, पहाड़ के हित में बोलूँगा तो मेरा मैदान का वोट बैंक सड़ जाएगा, ये जो डर है, ये डर पहाड़ के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इस चिंता के विषय में बताया कि हमने शुरुआत करी थी गार्गी नदी के तट से, और ये कहा था कि ऋषिकेश गंगा जी का तट हमारे लिए पूज्य स्थल है। तो गार्गी की तट पर यहाँ पर जो एक सन्यासी हुए थे, उन्होंने मार्कंडेय ऋषि, ये मार्कंडेय ऋषि का तपस्वी क्षेत्र है, तपस्या स्थली है। उस तपस्या स्थली के गेट में मार्कंडेय ऋषि की या इनकी या बहुत ज़्यादा वर्तमान कालखंड में आ जाएंगे तो रानी बाग में रानी के कल्पना करते हैं कत्यूरी राजाओं का, उनका प्रतीक चिन्ह यहाँ नहीं होंगे तो शेखर पाठक तो मुगलिया चिन्ह ढूंढेंगे। क्यों? उनको इस पहाड़ से मतलब नहीं है, उनको तो उसी से है जहाँ से जो उनके संसाधन है। उस संसाधन में कत्यूरी राजाओं का गौरवशाली इतिहास फिर नहीं बैठता है। उन संसाधनों में बता दिया कि यहाँ का जो है मार्कंडेय ऋषि का नाम फिर नहीं बैठता उनके लिए। क्यों? मार्कंडेय ऋषि का ध्यान आएगा तो फिर हमें अपने टीका चंदन पिठिया ऋषियों की पृष्ठभूमि में ध्यान आएगी। हमें ध्यान आएगा कि ये ऋषियों की क्षेत्र है, तो पहाड़ से मैदान से आने वाले को लगेगा हम ऋषि भूमि प्रवेश कर रहे हैं। वो भी अगर किसी तरह से नशा वगैरह ये चीज़ करने के, जो आज नशे पर जीवित लोग उनको लगता है कि हमें शराब ही हमारे लिए आय का साधन है, तो वो यहाँ नशा करना बंद करेंगे। उनको लगेगा कि हम तो अलग क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन उसकी शुरुआत तो करे हमारा प्रशासनिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व कहीं तक शुरुआत करे। जब आपके राज्य के प्रवेश में ही ये चीज़ नहीं दिख रही है, गंगा मैया भला करे, अगर ऋषिकेश में हरिद्वार में गंगा जी नहीं होती तो उसके बाद आप बताइए ऐसा क्या काम कर रखा है इन्होंने राज्य गठन में, जिसके आधार पर हम कह सकें साहब ये हमारा धार्मिक सांस्कृतिक राज्य है। कोई एक काम हमें कोई दल गिना दे कि हमने ये काम कर दिया कि एंट्री होते ही हमें सबसे पहले दिखे, ठीक नहीं? क्यों नहीं लगना चाहिए कि काशीपुर के जसपुर के बीच में जो है वो वहाँ के प्राचीन राजाओं की क्यों नहीं लगनी चाहिए मूर्ति, क्यों नहीं लगनी चाहिए? तुम्हें ABCD वर्ग के लोगों के स्टॉल तो लगाने की फुर्सत है, लेकिन यहाँ के लोगों के नहीं लगाओगे। ये है हमारे अंदर का पहाड़ीपन खत्म हो जाने का परिणाम है। आप भले ही वैसे कहते रहो मैं आज बाजरे का प्रदर्शन लगाते हैं, आज मडुए की लगाते हो। ये मडुआ, बाजरा, ये काफल जो पार्टियां हैं, ये गजरू शब्द बोल करके हमारी जो भावनाओं को छला जा रहा है। इस छल से पहाड़ को बचने की ज़रूरत है और पहाड़ीपन अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। तब इस पहाड़ का अस्तित्व है। पहाड़ीपन तभी आएगा जब पहला इसी दौर में होगा। इस राज्य के पहले आप एंट्री से ही करो। एंट्री शराब के ठेकों से नहीं होगी। एंट्री जो है बाहर की लेबर को यहाँ बैठा करके नहीं होगी। छोटे छोटे मैं देख रहा हूँ राज्य बनने से पहले छोटे छोटे ऑफिसों में जो यहाँ के स्थानीय दिहाड़ी मजदूर थे, उनकी जगह जो आज ये काम दे रहे मेरे सामने देखो, यहाँ रोड खुदी पड़ी है। पिछले 2 साल से ये रोड खुदी पड़ी है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक से वो पूछ पड़ा, मैं ठहरा तुम कहाँ से आए हो? तो मान चला मुसलमान, वो मुसलमान तो नहीं करिए, मुरादाबाद का रहने वाला है, कोई बाहर की और किसी राज्य की कंपनी आके काम कर रही है। अब ये पहाड़ी को क्या मिला इसमें?
अरे तुमने जाल बिछाया, उन सब आज तक खुदे पड़े हैं। किसी अधिकारी को, छोटा राज्य था पहले तो, इतना बड़ा जिला था, तो हम कहते डीएम को फुर्सत नहीं है, न डीएम देखने को तैयार है, न नगर आयुक्त तो देखने को। 3 प्रशासनिक अधिकारी यहीं बैठे हुए हैं हल्द्वानी शहर के। किसी को सड़कें खुद भी नहीं दिख रही हैं। सबको एक ही मालूम है कि ये जो ठेकेदार आया है बड़ी पहुंच वाला है, ठीक नहीं। ये लास्ट में क्या होगा, विधानसभा चुनाव के किसी दौर पर आकर सड़कें फिर ठीक हो जाएंगी। एक बार तूने बताई, एक बार खोदी, विभिन्न योजनाओं के नाम पर खोदी, क्या किस बात का विकास हुआ, ऐसी पहाड़ के अंदर है। उदाहरण मैंने बता दिया कि किस तरह का व्यक्तित्व, आप किस तरह के योग्यताएं ला रहे हो कि वो अल्मोड़ी का वो क्वारब पुल आज तक तुमसे क्वारब की सड़क ठीक नहीं हो सकी। ठीक बात। जितने का वहाँ बजट आता है, मुझे आज़ादी से पहले सन 47 से 50 के बीच में एक इंजीनियर साहब थे तिवारी जी, उन दिनों ओवरचर कहलाता था, ठीक नहीं। आज को तो लोग अपना घर बनने में लगे हैं। उन लोगों को लगा कि आज ये उन्होंने कम बजट से वही काम अच्छा क्वालिटी में पूरे किए और उसके एवज में अपने घरों तक, पहाड़ तक, गाँव तक सड़क पहुँचा दी, ठीक नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे पूछती थी तुमने ऐसा क्यों कर दिया, कैसे पहुँचा दिया। उनका सब पैसा वो भरा था, हमने सबने मेहनत करी, इतने यहाँ तक की सड़क इतने बन गई, हमने इसको सड़क को आगे तक पहुँचा दिया। तो आज कोई ऐसा ईमानदार अधिकारी आपको यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, कोई नेता दिख रहा है? मैं उन नेताओं को जानता हूँ। ईमानदार अधिकारी को काम करने कितना दिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल ये है ना कि क्योंकि देखिए अभी इसी जिस विशेष सत्र की हम बात कर रहे हैं उसमें खटीमा के मौजूदा विधायक कापड़ी, भुवन कापड़ी ने एक बड़ा सवाल उठाया था कि विधायक निधि में 15% कमीशन नौकरशाही को देना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था जो कि हाँ, तो जब भुवन कापड़ी जैसे लोग बैठे हैं, भुवन कापड़ी जी को मैं छात्र राजनीति से जानता हूँ। भुवन कापड़ी जी जैसे लोगों ने ये बोलने के लिए सदन का सहारा क्यों लिया? महत्वपूर्ण बात तो ये है। भुवन कापड़ी जी, आप मुख्यमंत्री के क्षेत्र से के विधायक हो, उनको हरा करके विधायक बने हो, कमज़ोर विधायक नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने आपको जिम्मेदार पद दे रखा है। ये बात आपको आज से, जिस दिन आपको 15% की संज्ञान में आया था उस दिन सार्वजनिक रूप से कहते कि ये अधिकारी मान रहा, आज भी बोलते, कौन रोकता तुम्हें? नहीं, लेकिन सदन में सवाल उठने के बाद सदन में भी तो उस पर कोई चर्चा नहीं। सदन में सवाल, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही हमारे नेताओं का जो है छलावा है। सवाल मैं बता रहा हूँ, कोई वो मेरा ABCD किसी मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए, चुनाव वर्षों में चर्चाओं में आने के लिए कोई भी बोलेगा, पुष्कर सिंह धामी करके मैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहा हूँ, दूसरा दल कहेगा भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग इन क्षेत्रों में क्या ये 15% अगर कमीशन मांगा जा रहा है, ठीक है, वो 15% कमीशन जिस दिन सदन बैठा उसके पहले दिन ही जानकारी में आया, उस दिन रात को, उसी दिन मांगेगा उनसे। उससे पहले क्यों नहीं बोले वो कि जिस दिन सदन में उनको भाषण देने का मौका मिला उसी दिन कोई ठेकेदार आके कान में फुसफुसा गया 15% मांग रहा है। अगर उस दिन नहीं फुसफुसा गया, वो सदन के माध्यम से फुसफुसा रहे हैं, तो ये उनकी चुनावी राजनीति है। ये मुख्यमंत्री के प्रति उनका विद्वेष भाव है कि मैंने इसको हराया लेकिन ये तो मुख्यमंत्री बन गया, मैं वहीं रह गया, ठीक नहीं। ये बहुत ज़्यादा मतलब इस राज्य के हित की बात नहीं है। ये सिर्फ एक नकारात्मक राजनीति है। नकारात्मक राजनीति हर दिन नेता लोग कर रहे हैं। मैंने बता दिया पूरी नकारात्मक राजनीति ही उत्तराखंड में आज हावी है, ठीक नहीं। हर दल का नेता निगेटिव लाइन में चल रहा है कि इसने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा करूँगा, उसने ऐसा कर दिया तो ऐसा करूँगा। जो थोड़ा बहुत धीर गंभीर नेता थे वो इस राजनीतिक दौड़ में बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं सकते हैं, ठीक नहीं। पूरा एकदम, इसलिए आप जैसे मतलब युवा जो आज इस 25 वर्ष में ऐसा कर रहे हैं, तो 25 वर्ष की उनको मेरा अपेक्षा रहेगी कि आप एक प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य के 25 वर्ष का जश्न मनाइए। उस जश्न में ये दृश्य भी देखिए कि ये जश्न वास्तव में अधिकारियों, नेताओं और राज्य आंदोलनकारियों का ही जश्न है। आम जनता ने कहीं पर भी ऐसी भागीदारी इस जश्न में आगे नहीं आई है कि जनता सड़कों में आकर के राज्य आंदोलन के लिए अपने दीप जला लगे, ऐसी स्थिति नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि ओवरऑल पहाड़ छला गया है, ठीक है नहीं। पूरा आप आम प्रवृत्ति की बात बताओगे, मैंने बता दिया कि ये छोटे छोटे जो जगहों पर है उन जगहों पर जाइए, किस तरह से हमारे खेत, मेड़, खलिहान बिक रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलरों को आपने खुली छूट दे रखी है। और बात करते हैं, हर दल के नेता कहते हैं भ्रष्टाचारियों की बात, मैं कहता हूँ कहीं मत जाओ, ठीक है। मैं समय समय में घूमता रहता हूँ, आज भी मैं जाता हूँ, अलग अलग जगहों पर क्षेत्रों में जाते रहता हूँ। उन क्षेत्रों में जाने के बाद मैं इसी जनपद के मुख्य विकासखंड में, नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़े दिन पहले गया था। अभी थोड़ी बाद मेरी एक बार फिर अपने साथी से मैंने कहा एक बार फिर घूम के आते हैं, तो वहाँ मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए
एक ओर से नेता लोग कह रहे हैं कि हम अधिकारी का नाम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाम लगा रहे हैं, और कोर्टें जो है पूरे पहाड़ में जो है एक आते हैं, वो लाल निशान लगाते हैं, इतना वो होना चाहिए। उनको पहाड़ की भौगोलिक स्थिति से, पहाड़ के लोगों के उससे मतलब नहीं है। लाल निशान कहा कि सड़कों में चौड़ीकरण होना चाहिए। अरे एक पहाड़ के अंदर बैठ के हुए हम पहले से कहते थे द्विकितली 4 गिलास मेरी कमाई फर्स्ट क्लास। ये हम पहाड़ के हम लोग संघ के प्रचारक के रूप में उन दोनों गाँव में सुना करते थे। ठीक है, सुंदरलाल बोगला जी हमने पदयात्रा करी, वो वृक्षों की रक्षा के लिए बात करते थे, हम जो है संघ के हिंदुत्व की रक्षा के लिए बात करते थे। जब वो हुडियार की आवाज़ लगाते थे, मतलब पेड़ों की रक्षा के लिए बात करते थे, हमने उन्हें कोसानी से लेकर कई क्षेत्रों में पदयात्रा की। तो तब से लेकर हम द्विकितली 4 गिलास वाले कल्चर को जानते थे कि हमारे यहाँ के पहाड़ के व्यक्ति की आय का स्रोत क्या है कि अपने घर के आसपास सड़क के किनारे कहीं छोटी दुकान खोल कर बैठ जाना, उस दुकान के आधार पर वो कोई आ गया, चाय पिला दी, बिक्री कर दी, थोड़ा वो सेंटर होता था। अब एक आया साहब, उन्होंने निशान लगा दिए पूरे पहाड़ में, आदेश हुआ, किसी ने उसकी विरोध करने का, परिस्थिति सुनाने का प्रयास नहीं किया, और आदेश के उन्होंने कह दिया साहब सड़कों का चौड़ीकरण, पूरे पहाड़ में यहाँ से लाल निशान लग गए, एक नेता की आवाज़ नहीं निकली। ठीक नहीं, और जिन जगहों पे लाल निशान लगे, जिस जगह पे वो तोड़ने के लिए मैं चला गया वहाँ, उस जगह पे एक पहाड़ी की दुकान, चाय की दुकान को तोड़ने के लिए सारा इतना कल्चर हो गया, किसी की आवाज़ नहीं निकली। उससे 100 मीटर दूरी पर मैं गया, 100 मीटर दूरी पर 150 कमरों से ज़्यादा बड़ा होटल बन गया है। ठीक है, और माफ़ करें मुख्यमंत्री जी, आपके मित्र हैं, मुख्यमंत्री जी माफ़ करें, मैं जानता हूं कि वो किस पार्टी के लोग थे, आज सत्ता के संरक्षण ले लिए वो किन के साथ हैं, लेकिन वो 150-200 कमरों का जो होटल बन रहा है, उस होटल का नुकसान किसको हो रहा है? वहाँ के तमाम क्षेत्र। अरे नुकसान में वो यहीं पर कहते हैं, हम कहने हमारे यहाँ कोई जो हम लोग उस, हमारा पहाड़ बंदूक कल्चर वाला नहीं है। हमारे पहाड़ में कुछ ही ये एक ढूंढ रख देते, जब तक ट्वीट देखिएगा भाई, हम उस संस्कृति के मानने वाले लोग हैं कि हम कोई प्रतिरोध नहीं करेंगे, हम ऊपर वाली शक्ति पे ये छोड़ देंगे कि जब तक तू ही देखिएगा भाई। तो जब तक तू ही देखिए वाले में बता रहा हूँ कि उस जो होटल 150-200 कमरों का बड़ा कमरा बन रहा है, संख्या में 19-20 हो सकता है। ठीक है नहीं, मतलब आपको होगा आपने 150 बताया था, वहाँ तो 138 निकले, या आपने 200 बताया थे, वहाँ तो 210 निकल गए। तो मैं एग्जैक्ट संख्या ऐसा करके नहीं गिना, मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ। उस के बीच में जो व्यक्ति पिस रहा है, जो इसको बेघर होने की स्थिति आई, किसकी आई है? उस बड़ी अट्टालिका में जाने के लिए जो रास्ते के नीचे हमारे पहाड़ में कुछ तली भ्यो में जो है मकान थी, वो भ्यो वाले के मकान में तो सारा ऊपर का कचरा आ रहा है, सारा पानी का ढाल वहाँ नीचे आ गया, सब कुछ हो गया। आज स्थिति है वो मजबूर, जो उसके मकान है उसमें इतनी सीलन आ गई, वो बेचारा बेचने को मजबूर है। कहाँ जाएगा वो? बेघर होगा वहाँ से। ठीक है नहीं, उसको वो जिसने कोठी बना दी वो कितना पैसे देगा? तो मजबूरी है यार, यहाँ से बेच के कहीं जाऊँ। अब वहाँ तो ज़मीन इसके खरीदने की स्थिति है नहीं, वो कहाँ जाएगा वहाँ से? और वो औने पौने दाम पर खरीदेगा। इसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हमारे नेताओं की नहीं है? हमने मान लिया प्रशासनिक दायित्व, तो आज आया टेम्परेरी, कल चला जाएगा। हर दल के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं, कभी इस दल का विधायक, कभी उस दल का विधायक, और वो विधायक भी ऐसे ही है, आज इस दल में है, कल उस दल में है। ठीक है नहीं, मैं कहता हूँ मतलब सब दलों का विलय एक ही जैसा हो गया है। वो भले ही सदन में दाएं बाएं बैठते हैं, लेकिन अंदर खाने सब एक ही हो गए नेता, विलय हो गया इस राज्य में। अब आप अंतर करना मुझे, कल यशपाल जी पहले बीजेपी कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, आज कांग्रेस में है, भविष्य में कहाँ जाएंगे हम ही नहीं जानते हैं। ठीक है नहीं, ऐसे ही अन्य विधायकों की स्थिति है, यहाँ से वहाँ तक लोग, एक हरीश रावत जी का दल बदल रह गया है, भगत सिंह कोश्यारी, हरीश रावत जी का। ठीक है नहीं, दो का मतलब, लेकिन अंदर खाने वो भी अंदर एक ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो करके। तो उस सब के बीच में मैंने बता दिया कि नुकसान आम पहाड़ी का हो रहा है, और ये जिस दौर में है उसमें आप जैसे लोगों को ज़रूरत ये है कि ये वाइट कल्चर की बजाय एक बार फील्ड में जाकर के तथ्य हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बता देंगे बिल्कुल कि ये हवेली ऐसी बन रही है, इतने कमरे आप गिनाओ, हमारा आकलन ये है कितने की है। हमारे आकलन में संख्या में कमी हो सकती है, लेकिन वो पहाड़ की अट्टालिका में बनी हुई कोठियाँ इस बात की गवाह हैं बिल्कुल कि भ्रष्टाचारियों का पनाहगाह ये उत्तराखंड राज्य बन गया है। ठीक छो? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप थोड़ा सा ये मैदान की कोसी के ये गंगा जी के तट, देहरादून के वादियों से बाहर आओ, पहाड़ की ओर चढ़ो, और तब जाकर के बात होगी हमारी। बढ़िया पांडे जी, अच्छा लगा आपके साथ बात करके। एक लंबी चर्चाओं में निष्कर्ष ये निकला कि पहाड़ के प्रति चिंतन
और चिंता की आवश्यकता है। और इसी क्रम में आगे भी आपसे बात होती रहेगी। चिंतन और चिंता नहीं है, हाँ जी। ये व्यवहार में लाने की जरूरत है। हाँ पहाड़ीपन, पहाड़ को जब तक आप व्यवहार में नहीं लाओगे, जी, ठीक है, खाली ये आरएसएस को कोसने से, या ये व्यक्ति आरएसएस का है उसका, मैं जानता हूँ वो एक शिशु मंदिर के आचार्य जी मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है नहीं, निशांत जी की बात कोई मैं बता रहा हूँ कोई भी ABCD। अब अलमड़ा में पहली जाची में फिर मैं पहाड़ में जानी हूँ, मैं पहाड़ में वहाँ तली बटी मल तक नंदावी मंदिर बटी पलटन बाजार के सब पटाल छी। वहाँ तो है वो कंक्रीट नाम मात्र कहीं पटाल होना है, लेकिन वहाँ नेताओं के घरों में अलमड़ा पटाल लगी, ठीक है नहीं, जो नेताओं के घर में अलमड़ा पटाल नहीं था वो राजस्थान में पटाल लगाए ली, ठीक है नहीं। ये जो तुम यहाँ के मूल कल्चर पर हमला करो, मैंने इसलिए इस बात का उदाहरण इसलिए दिया कि जब अल्मोड़े के पटाल पलटन बाजार से लेकर के वहाँ तक का जहाँ पटाल की बात कहता हूँ, वो शहर की पहचान है, पुरानी पहचान है। उस पहचान में तो पत्थर नहीं लगा, वहाँ तो आपने लगा दिया RCC वो बना दिया CC रोड। अब आज की तारीख में क्या है, बरसात में जाओ कैसा फिसलता है आदमी, उसको हम चला थोड़ी सी फिसलने के बाद लेकिन नेताओं के घरों में वहाँ के पटाल जरूर लग गए। ये देहरादून में आप रहते हैं, एक बार सब कोठियों का आकलन कराओ, नेताओं से लेकर अधिकारियों तक का, कि कितने नेताओं के घरों में ये है कि यहीं पर पास में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर जंगल है साल शीशम का, ठीक है नहीं, कितने नेताओं के मुंशियारी से लेकर वहाँ तक के कोठियों का उनकी लकड़ियों कहाँ के लकड़ियाँ लगी हैं वही आकलन कर लो, कैसे गई होंगी यहाँ से, क्या किसी के पास है चालान की ये हमने जंगल यहाँ से खरीदा तो वहाँ ले गए। किसी भी अधिकारियों नेताओं की कोठियों को आप पत्रकारिता करते हो, आप वहाँ जाके आकलन कर लो, ठीक है। हम तो हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग, ठीक है, हम बता सकते हैं, हमने बता दिया, हमने पहाड़ तब भी देखा था, तब भी हम आज भी पहाड़ में हैं, तब भी पहाड़ी थे, ठीक है। लेकिन असल बात यह है कि ये राज्य धीरे धीरे पहाड़ीपन खो रहा है। पहाड़ीपन को, पहाड़ को बचाओ, 25 साल का जश्न मत मनाओ, 27 बजे, और इसको पहाड़ीपन को बचाने के लिए पहली आवश्यकता है कि जो लोग अपने को राज्य आंदोलनकारी कह रहे हैं वो वास्तव में इस राज्य के हितैषी हैं, तो उन्होंने सबसे पहले घोषणा करनी चाहिए कि हम राज्य आंदोलनकारी के नाम पर ली जा रही सुविधाओं का परित्याग करेंगे, ठीक है। मैं जब देहरादून जाता हूँ तो देहरादून जाके मुझे एक ही दिखता है, जहाँ जहाँ वो बड़ों जी की मूर्तियाँ वगैरह लगी हैं, जहाँ 2-4 जगह, उन जगहों पे वही लोग दिखते हैं जो पेंशनजीवी हैं, राजेंद्र नगर में पेंशनजीवी है, राज्य की सुविधाएं ले रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों तक की रोज़ वहाँ धरना प्रदर्शन देकर अपने बच्चों तक के लिए सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है, उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। जब आप खुद अपनी आय के लिए कोई व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे हो और आप राजकोष पर निर्भर हो, राजकोष से अधिकारी सुविधाएं लेना चाह रहे हो, तो आप सत्ता के न तो सत्ता को उसके गलत कामों के बारे में जानकारी दे सकते हो, न राज्य को हो रहे नुकसान के बारे में बोल सकते हो, तो क्योंकि आपका नैतिक बल नहीं है। आप तो इस राज्य उसी रोजी टोरी से पल लो। अगर वहाँ का नेता अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी भ्रष्ट हो। भाई तुमने ऐसा क्या कहा, तुमने उससे कल्पना की थी राज्य बनेगा हम पहले पेंशन लेंगे, शर्त रखी थी, हैं हमारे बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा, ये रख रही हमारे, हमको 8% आरक्षण देगा करके ये रखी थी। मैं जानता हूँ दुनिया शराब के व्यापारी थे, कोई राज्य का प्रधानमंत्री बना, कोई कुछ बना, सब कोई ने उन्होंने अच्छे नोट लिए, आप वो सब राज्य आंदोलन का तगमा लेके घूम रहे हैं, रोड में उनके लिए बसेस फ्री हैं, पेंशन फ्री है, सब कुछ है। आपने कहा कि आप राज्य आंदोलनकारी, मैंने कहा मैं मेरे फोटोग्राफ कहीं हो सकता है जुलूस में ऐसा रहा हो, कहीं हमारे फोटोग्राफ, लेकिन हम राज्य आंदोलनकारी का तगमा लगा के चलने वाले लोग नहीं है ना, हम राज्य आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट में चाहिए, हमें तो सर्टिफिकेट चाहिए। मेरे पास ज़िंदगी में एक ही सर्टिफिकेट पर्याप्त है कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक हूँ, और संघ के स्वयंसेवक के रूप में मेरा जो आचरण होना चाहिए, समाज को जागृत करने का, वो काम मुझे करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आज भी कर रहा हूँ, अतीत में भी किया है, भविष्य में भी करेंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए बस इतने विनम्र रहेगा कि संघ को इसमें मत घसीटो। नहीं, हम घसीट नहीं रहे, तो अब जब चर्चाओं का विषय आता तो संघ का चर्चाओं में ना, संघ देखो, उत्तराखंड राज्य के नेता लोग कोई गलती करें, चाहे वो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन उससे एक इतने बड़े संगठन को जो भारत के एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, उसको छोटे राज्य के अंदर किसी ने 2-4 नेताओं के आचरण से नहीं चलना चाहिए।
संघ के आड़ में किसी नेता ने इस राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके अरबों की संपत्तियाँ इकट्ठे कर ली हो, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए धन की व्यवस्था कर ली हो, वो संघ का चरित्र नहीं है। संघ का चरित्र ये है कि अब इस राष्ट्र के लिए जीवन होम करने वाले लोगों का, जो घर को आपने वो चले हमारे संग। ठीक है, अभी हमारे थोड़े दिन पहले ही मेरे साथी थे स्नेपाल जी, उन्होंने देह त्याग किया रुद्रपुर के अंदर ही। आप कल्पना करोगे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी संघ के प्रचार को लगाई। न उनका कोठी है, न बंगला है, न घर है, न कुछ है। उनका दाह सरकार भी वहाँ के स्वयंसेवकों ने किया। ऐसे लोगों का समूह है संघ। चंद लोगों को जो राजनीतिक क्षेत्र में सफल हो गए हैं, उनके आचरण पे या उनके नाते रिश्तेदारों उनकी संपत्तियों मत लो। अगर आप वास्तव में पत्रकार हो, उनकी संपत्ति की जाँच के लिए वो मुख्यमंत्री थे कि अगर आप ईमानदार हो तो ये आपके इर्द गिर्द हैं, जो ये इनके लोग हैं, ये आपसे जुड़े हुए लोग हैं। इनकी संपत्ति आज से 10 साल पहले, राज्य बनने से पहले ये संपत्ति थी। अब ये संपत्ति कैसा है, ईडी पीडी इनके पीछे लगाओ, ईडी वगैरह उनके पीछे लगाओ, जो पहाड़ के अट्ठाल गाँव बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, चाहे वो किसी दल के हों। ऐसा करके नहीं हो सकता कि एक दल का नेता तो आपके उसमें आएगा, दूसरे दल का आपका कोई आगे आपको मत्था टेक गया तो वो बच जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को संकेत जाना चाहिए, आपके लिए तराजू दोनों समान हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे फिर चर्चा ये करेंगे कभी इन शेष विषयों पर। हाँ, जो आज की चर्चा को आप जैसे लोग समाज के बीच में एक सकारात्मक रूप से ले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तब जाकर होगा। मैंने पहले बता दिया, हम जो पहाड़ कुमैया, ठीक है, हम जो उत्तराखंडी, ठीक है, उत्तराखंड पक्षधर नहीं थी हम, लेकिन हम वेद राज्य के समर्थक हैं। वेद सांस्कृतिक जो प्राचीनतम राज्य है, उस इकाई के हम समर्थक हैं। उसकी सांस्कृतिक विरासत को बचाना चाहते हैं। हमारे लिए शेखर पाटिल जी का ये दर्शन कोई मान्य नहीं रखता है। वो दर्शन भ्रष्ट नज़र आता है, जिसमें जब वो कहते हैं कि हाँ 15वीं सदी में मुगल आ गए थे। ये दर्शन हमें कहीं ना कहीं इस राज्य के प्रति एक षड्यंत्र प्रतीत होता है। ठीक है, नहीं, इस षड्यंत्र को आप कितना उजागर कर सकते हो, यह आपकी विशेषता है। ठीक है।